अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम ट्रांजिएंट एनालिसिस के ऊपर डिस्कशन करेंगे। हम फर्स्ट ऑर्डर सर्किट्स कंसिडर करेंगे। फर्स्ट ऑर्डर सर्किट से बेसिकली यहाँ मुराद ये है कि ऐसे सर्किट्स जिसमें सिर्फ एक स्टोरेज एलिमेंट मौजूद हो। अब हमने बेसिकली इस अब तक दो स्टोरेज एलिमेंट्स डिस्कस किए, कैपेसिटर्स जो कि अपनी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में एनर्जी स्टोर करते हैं और इंडक्टर्स जो अपनी मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी स्टोर करते हैं। तो इन दोनों सर्किट एलिमेंट्स को हम स्टोरेज एलिमेंट्स कहते हैं, या एनर्जी स्टोरिंग सर्किट एलिमेंट्स कहते हैं। तो हमने ट्रांजिएंट एनालिसिस परफॉर्म करने हैं ऐसे सर्किट्स के लिए जिनमें या तो सिर्फ कैपेसिटर होगा या इंडक्टर होगा। कैपेसिटर और इंडक्टर दोनों नहीं होंगे। अगर कैपेसिटर और इंडक्टर दोनों किसी सर्किट में मौजूद हों तो फिर वो कहलाता है सेकंड ऑर्डर सर्किट। अगर सिर्फ कैपेसिटर किसी सर्किट में मौजूद हो या सिर्फ इंडक्टर किसी सर्किट में मौजूद हो तो वो कहलाते हैं फर्स्ट ऑर्डर सर्किट। तो आज हम कोशिश करेंगे कि हम इफ पॉसिबल हम जो फर्स्ट ऑर्डर सर्किट्स हैं उनके ट्रांजिएंट एनालिसिस को किसी हद तक मुकम्मल कर लें। अच्छा, अब जो स्टोरेज एलिमेंट्स हैं उनके अलावा हमारे पास रेजिस्टर्स हो सकते हैं और इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट सोर्सेज हो सकती हैं। मतलब इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्सेज भी हो सकती हैं और इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट करंट सोर्सेज भी हो सकती हैं। वो बाकी सारा कुछ वही हो सकता है, लेकिन जो स्टोरेज एलिमेंट है वो या तो कैपेसिटर होगा या इंडक्टर होगा। ठीक है, तो हमने इस किस्म के सर्किट्स पर फोकस करना है। और ना सिर्फ ये कि स्टोरेज एलिमेंट सिर्फ कैपेसिटर होगा, मोस्ट प्रोबेबली हम ऐसे सर्किट पर फोकस करेंगे जिसमें कैपेसिटर भी एक ही लगा होगा। अगर एक से ज़्यादा लगे होंगे तो हम कोशिश करेंगे कि उनकी इफेक्टिव कैपेसिटेंस जो है ना वो निकाल के अगर पॉसिबल हो तो उसको एक ही कैपेसिटर बना दें। बट विल सी कि इसका स्कोप क्या है। गालिबन जिस किस्म के सर्किट्स को आप एनालाइज करेंगे उनमें कैपेसिटर या इंडक्टर एक ही होगा अगर हम फर्स्ट ऑर्डर सर्किट की बात करें। अच्छा, अब पिछले चैप्टर के कॉन्टेक्स्ट में हमने एक दो इंपॉर्टेंट बातें कैपेसिटर और इंडक्टर से रिलेटेड डिस्कस की थी, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज। हमने कहा था कि जो कैपेसिटर की वोल्टेज होती है बेसिकली वो सडनली चेंज नहीं होती, और इसी तरह हमने इंडक्टर के करंट के बारे में कहा था कि जो इंडक्टर का जो करंट होता है वो भी सडनली चेंज नहीं होता। तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं कंटिन्यूटी ऑफ कैपेसिटर वोल्टेज एंड कंटिन्यूटी ऑफ इंडक्टर करंट। तो ये जो प्रॉपर्टीज हैं फॉर कैपेसिटर्स एंड इंडक्टर्स, इन दो प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल जो है वो ट्रांजिएंट एनालिसिस के अंदर होगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट ये प्रॉपर्टी है, इसको हम यूज करेंगे ट्रांजिएंट एनालिसिस के अंदर। अच्छा, अब ऐसे सर्किट्स जिनमें एक कैपेसिटर होगा, एक स्टोरेज एलिमेंट होगा और बाकी रजिस्टर्स हो सकते हैं या इंडिपेंडेंट सोर्सेज हो सकती हैं, इंडिपेंडेंट सोर्सेज होती हैं, ऐसे सर्किट्स को बेसिकली हम बोलते हैं आरसी सर्किट्स। ठीक है, तो दो तरह के सर्किट्स जो हैं उन पे हमने फोकस करना है। एक होंगे हमारे आरसी सर्किट्स और एक होंगे आरएल। ठीक है, तो आरसी वो हैं जिनमें स्टोरेज एलिमेंट सिर्फ कैपेसिटर होगा और बाकी हमारे पास क्या कहते हैं इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट सोर्सेज या रजिस्टर हो सकते हैं, और एक होगा आरएल सर्किट। अच्छा, ये आरसी और आरएल में ये भी मुमकिन है कि सिरे से कोई इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट सोर्स सिरे से हो ही ना, ऐसा भी मुमकिन है, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। और आरएल सर्किट्स वो हैं जिनमें जो आपका स्टोरेज एलिमेंट होगा वो इंडक्टर होगा, उसके अलावा बाकी रजिस्टर्स और सोर्सेज हो सकती हैं, बोथ इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट। तो अच्छा, अब इस तरह के सर्किट्स जो हैं उनको हम फर्स्ट ऑर्डर सर्किट्स क्यों कहते हैं उस पर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इसको डिस्कस करने के लिए एक एग्जाम्पल से हम स्टार्ट होते हैं। बेसिकली होता ये है कि मैं आपको ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट बता देता हूँ कि ट्रांजिट एनालिसिस का ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट क्या होता है। ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट ये होता है कि हमारे पास कोई भी सर्किट आपको गिवन हो, मिसाल के तौर पे वो सर्किट एक ख़ास स्टेडी स्टेट में मौजूद होता है। ठीक है, फिर होता क्या है कि आप सर्किट में कुछ स्विचिंग ऑपरेशन होता है और जो सर्किट की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो बदल जाती है। तो ट्रांजिएंट एनालिसिस में हम ये देखते हैं कि जब सर्किट की कॉन्फ़िगरेशन बदली है तो उसके नतीजे में वो जो नया सर्किट है वो कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है। मतलब मैं एक छोटी सी एग्जांपल से आपको बताऊं
कि ये आपका पेज 254 के ऊपर एग्जांपल 7.1a है, इससे आपको ये बात समझ आ जाएगी कि लेट्स सपोज मैं बड़ा सिंपल सा सर्किट डिस्कस करता हूँ, जिसमें हमारे पास एक डीसी सोर्स है, एक हमारे पास रेजिस्टर है और एक हमारे पास कैपेसिटर है। ठीक है, ये आर है और ये सी है, ये इसकी प्लस माइनस वीसीटी है। अच्छा, ये जो है साइन, ये स्विच का साइन है। अब स्विच जो है इसकी दो पॉसिबल स्टेट्स हो सकती हैं, या तो स्विच जो है वो इस टर्मिनल के साथ कनेक्टेड होगा या स्विच इस टर्मिनल के साथ कनेक्टेड होगा। अब फर्ज करें मैं आपको ये कहता हूं कि सपोज ये जो स्विच है बेसिकली ये इस टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है और काफी देर से कनेक्टेड है। अब ये सर्किट पड़ा हुआ है काफी देर से इस कॉन्फ़िगरेशन में है। तो जाहिर बात है जब पहली मर्तबा इस स्विच के थ्रू हमने इन दो टर्मिनल्स को आपस में कनेक्ट किया होगा, तो चूंकि आपका जो कैपेसिटर है वो इनिशियली अनचार्ज था, उसमें कोई चार्ज एक्यूमुलेटेड नहीं था, लेकिन जब आपने वाया दिस स्विच इस कैपेसिटर को इस बैटरी के साथ या इस डीसी सोर्स के साथ कनेक्ट किया, तो फिर क्या होगा, लाजमन फिर कैपेसिटर चार्ज अप हुआ होगा। वो चार्ज अप हुआ होगा तब तक चार्ज अप हो गया होगा जब तक जो कैपेसिटर की वोल्टेज है वो मोस्ट प्रॉब्ली क्या कहते हैं इसके इक्वल नहीं आ जाती, या जो भी उसकी वोल्टेज होगी। जब फुली चार्ज हो गया होगा कैपेसिटर, ठीक है कि नहीं, तो डेफिनेटली फिर जो स्टेडी स्टेट में, अगर आपको याद हो मैंने आपको बताया था कि जब आप किसी भी कैपेसिटर को किसी सर्किट में कनेक्ट करते हैं तो इनिशियली लेट्स सपोज अगर कैपेसिटर अनचार्ज था तो उसके क्रॉस वोल्टेज जीरो थी, और चूंकि कैपेसिटर के क्रॉस जो वोल्टेज है वो सडनली चेंज नहीं होती, तो ये जो कैपेसिटर की जो जीरो वोल्टेज थी ये वोल्टेज जीरो से सडनली किसी वैल्यू पे नहीं आ जाएगी, ये आहिस्ता ग्रेजुअली इंक्रीज करेगी। तो वो जो एक टाइम पीरियड है जिसमें कैपेसिटर की वोल्टेज जीरो से ग्रेजुअली किसी वैल्यू पे इंक्रीज करती है, यही ट्रांजिएंट पीरियड होता है बेसिकली। और जब भी आप कैपेसिटर को कनेक्ट करेंगे तो वो एक ट्रांजिएंट फेज होगा जिसमें कैपेसिटर की वोल्टेज जो है वो चेंज हो रही होगी, और अगर कैपेसिटर की वोल्टेज चेंज हो रही होगी तो फिर सर्किट में बाकी जितने भी सर्किट एलिमेंट्स हैं उनके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो भी चेंज हो रही होगी, और उनमें से जो करंट फ्लो कर रहा होगा वो भी चेंज हो रहा होगा। अब जब हम ट्रांजिएंट एनालिसिस करते हैं, जो इस चैप्टर का जो कॉन्टेक्स्ट है वो ये है कि स्विच पहले अपनी एक किसी प्रीवियस स्टेट में होगा। जैसे इस केस में स्विच की जो प्रीवियस स्टेट है वो ये है कि जिसमें ये दो टर्मिनल्स आपस में कनेक्टेड है, तो हम ये एज्यूम करेंगे कि इस प्रीवियस कॉन्फ़िगरेशन में सर्किट अपनी स्टेडी स्टेट में है, मतलब कैपेसिटर जो है उसकी जो वोल्टेज है वो अपनी स्टेबल वैल्यू पे, कांस्टेंट वैल्यू पे पहुंच चुकी हुई। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब अभी ये जो करंट आपकी जो कॉन्फ़िगरेशन है, अब हम स्विच के थ्रू हम ये करेंगे कि हम इसका जो पॉइंटर है उसको रोटेट करके इधर ले आएंगे। अब ये स्विचिंग ऑपरेशन के थ्रू क्या हुआ कि अब ये दो टर्मिनल्स आपस में कनेक्ट हो। अब जाहिर बात है कैपेसिटर के ऊपर सपोज कोई चार्ज था, तो अब हम ये देखेंगे कि जब हमने ये स्विचिंग ऑपरेशन के थ्रू सर्किट कॉन्फ़िगरेशन चेंज की है, तो अब हम देखेंगे कि ये जो नया सर्किट है ये कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, इसका क्या रिस्पॉन्स होगा। ठीक है कि नहीं, तो ये है बेसिकली ट्रांजिएंट एनालिसिस। ये ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट है इस पूरे चैप्टर का, कि पहले सर्किट अपनी किसी इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन में होता है, वो स्टेडी स्टेट में होता है, फिर एक स्विचिंग ऑपरेशन परफॉर्म होता है, उस स्विचिंग ऑपरेशन के नतीजे में एक नई सर्किट कॉन्फ़िगरेशन पैदा होती है। हम ये देखेंगे कि जब स्विचिंग ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है और वो जो नई सर्किट कॉन्फ़िगरेशन बनी है वो फिर सर्किट कैसे रिस्पॉन्ड करता है, कंसिडरिंग कि उस नई सर्किट कॉन्फ़िगरेशन में कोई स्टोरेज एलिमेंट थे। और जैसे अगर कैपेसिटर है तो दरअसल कैपेसिटर जो है वो उसकी कोई खास वोल्टेज उस पर डेवलप हुई होगी, ठीक है। और अगर इंडक्टर है तो इंडक्टर में से कोई करंट फ्लो कर रहा होगा कोई स्टेडी स्टेट में। लेकिन जब आप सर्किट कॉन्फ़िगरेशन चेंज करते हैं तो फिर देखेंगे कि फिर ये स्टोरेज एलिमेंट्स की वजह से ओवरऑल सर्किट जो है, जो नई सर्किट कॉन्फ़िगरेशन है वो कैसे रिस्पॉन्ड करती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, अब इसको कैसे किया जाए, इसको एनालाइज। उसमें होता ये है कि आप अगर इस नई कॉन्फ़िगरेशन को देखें, अगर मैं अब जैसे अगर आपने स्विच को इसके नॉब को रोटेट करके इधर ले आए हैं, तो अब ये बैटरी और ये जो रजिस्टर है ये तो सर्किट से गायब हो गए ना, क्योंकि ये तो एंड ओपन हो गया। तो ना तो ये बैटरी और ना ये रजिस्टर, अब दे डोंट कम इनटू प्ले।
अब हमारे पास जो नया सर्किट कॉन्फ़िगरेशन है वो बेसिकली सिर्फ इतनी अब रह गई है। अब मैं इसको दोबारा से ड्रॉ कर लेता हूँ। व्हाट वी हैव नाउ, जो हमारी न्यू सर्किट कॉन्फ़िगरेशन है वो बेसिकली ये है कि, और हम उसको अब इस तरह बना सकते हैं, ये कैपेसिटर हो गया और ये रजिस्टर हो गया। दिस इज व्हाट वी हैव, प्लस माइनस वी सी टी और ये आर। क्योंकि हमने जब वो स्विचिंग ऑपरेशन किया था तो उसके नतीजे में ये नई सर्किट कॉन्फ़िगरेशन आई। अच्छा, अब लेट्स सपोज हम ये कहते हैं, लेट्स सपोज विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी, कि ये जो स्विचिंग ऑपरेशन हुआ है ये टाइम टी इक्वल टू जीरो पे हुआ है। लेट्स सपोज ये टाइम टी इक्वल टू जीरो पे ये स्विचिंग ऑपरेशन हुआ। तो अब हमने ये देखना है कि मिसाल के तौर पे जब मैं ये कहता हूं ना कि हम ये देखेंगे कि ये नई सर्किट कॉन्फ़िगरेशन कैसे बिहेव करती है, इसका बेसिकली मतलब ये है कि उस नई सर्किट कॉन्फ़िगरेशन में लेट्स सपोज अगर आप कोई सर्किट एलिमेंट चूज कर लें तो हम ये देखेंगे कि उस नई सर्किट कॉन्फ़िगरेशन में उस पर्टिकुलर सर्किट एलिमेंट के अक्रॉस आइदर उसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो कैसे वेरी करेगी या उसमें से जो करंट फ्लो कर रहा है वो कैसे वेरी करेगी। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मैं अगर ये जानना चाहूं कि जब आपने स्विचिंग ऑपरेशन कर लिया ये नई सर्किट कॉन्फ़िगरेशन बनी है, तो अब बताएं कि इस नई सर्किट कॉन्फ़िगरेशन में ये जो रेजिस्टर आर के अक्रॉस ये जो वोल्टेज डेवलप हुई है, लेट्स सपोज इसकी पोलैरिटी हम ये रखते हैं वी आर, मैं जानना चाहता हूं कि वी आर जो है वो कैसे बिहेव करता है, हाउ वी आर changes as a function of time. What is this voltage function of time? How does VR, the voltage across the resistor R, changes with time? इस नई कॉन्फ़िगरेशन। तो अब उसमें इट्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, अगर आप गौर करें तो हम अब मकसद ये होता है, एक और इसमें इंपॉर्टेंट बात याद रखें कि जब हमने इस नई सर्किट कॉन्फ़िगरेशन जो है इसको हमने एनालाइज करना होता है तो उसमें होता ये है कि हमने ये देखना होता है, ये हमारा एम ये होता है कि हम केसीएल या केवीएल अप्लाई करके एक ऐसी इक्वेशन बनाए जो कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन की शक्ल में हो। ठीक है, तो अगर आपको याद हो ये जो कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर में से जो करंट फ्लो करता है, मिसाल के तौर पे अगर मैं कैपेसिटर में से जो करंट फ्लो कर रहा है उसकी डायरेक्शन मैं इस तरफ कर दूं, गोइंग डाउन, उसको मैं आई कह दूं, तो चूंकि ये पॉजिटिव से एंटर हो रहा है, पैसिव साइन कन्वेंशन अगर हम यूज करें तो वी कैन से दैट आई विल बी इक्वल टू द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर सी टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ वी सी टी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वी कैन इजीली से दिस। ठीक है, तो आप देखेंगे एक डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो गया है, इसका मतलब है कि जो इक्वेशन केसीएल से अगर आए तो इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। वो आप देखते हैं कैसे। अच्छा, इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होगी, देखें अब अगर आप गौर करें तो ये भी एक नोड है, नोड है ना, बाइनरी नोड है, दो सर्किट एलिमेंट्स को कनेक्ट कर रहा है। अगर मैं एक करंट को कह दूं आई और एक करंट को मैं लेट से कह दूं आई आर, सॉरी इसको कह दूं आई सी, तो यहां मैं आई सी रखता हूं, इसको कह दूं आई आर, तो अब ये देखें कि आई आर और वी आर में जो रिलेशनशिप है वो भी पैसिव साइन कन्वेंशन के थ्रू वो यही होगा, वी आर इज इक्वल टू आई आर टाइम्स आर, क्योंकि वो आई आर भी पॉजिटिव से एंटर हो रहा है। अब वैसे तो ये देखें तो ये अजीबो गरीब लग रहा है, भाई नोड तो एक ही है तो इसमें जो सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो करना चाहिए, लेकिन बहरहाल मैंने तो आपको बताया कि करंट की डायरेक्शन असाइन करने में आपके पास फ्रीडम होता है, यू कैन डू वट एवर यू लाइक। ठीक है, अब ये तो ऑब्वियस ही बात है कि इन दोनों में से कोई ना कोई एक वैल्यू नेगेटिव होगी, क्योंकि सारी बात है इसमें से तो एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो कर सकता है, लेकिन हम करंट्स को की डायरेक्शन ऑफ फ्लो को डायरेक्शन असाइन करने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, क्या कहते हैं वो, फिर बाद में जब आंसर नेगेटिव आता है तो हमें पता चलता है कि हमने गलत डायरेक्शन असाइन की थी। एज फार एज केसीएल इज कंसर्न्ड वी कैन असाइन the current flowing through IR in this direction and we can assign a direction for the capacitor current like this. We can do this. KCL पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब अगर हम इस नोड पे KCL अप्लाई करते हैं, अगर आप गौर करें, अगर हम इस नोड पे KCL अप्लाई करें और हम ये अज्यूम कर लें कि दो वो करंट्स जो नोड को एग्जिट कर रहे हैं उनको अगर हम पॉजिटिव लें तो IC और IR दोनों पॉजिटिव होंगे, हम कहेंगे IC प्लस IR हम कह देंगे इक्वल टू जीरो। दिस इज द वैलिड केसीएल इक्वेशन, इसमें कोई मसला नहीं, ये एक वैलिड केसीएल इक्वेशन है। लेट मी सी कि ये, हाँ अब दिस इज वेरिएबल, दिस इज द वैलिड केसीएल इक्वेशन। ठीक है,
तो IC प्लस IR इक्वल टू 0 अगर हम करें तो, और IC का हमने अभी देखा कि वो C टाइम्स dVCT बाई dt है। तो अब अगर मैं पीछे चला जाऊं, इस तरफ आ जाऊं, तो चूंकि IC प्लस IR इक्वल्स टू 0 है, और IC का हमने कहा था पैसिव साइन कन्वेंशन से वो आ जाता C डेरिवेटिव ऑफ VCT विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और IR की जगह आप लिख सकते हैं VR ओवर R, और ये इक्वल टू 0 आ जाए, जिसे कहते हैं एक्सट्रीमली स्ट्रेट फॉरवर्ड। अच्छा, अब अगर हम पिछली इक्वेशन में वापस जाएं, गो बैक टू दिस इक्वेशन, और हम इस पूरे लूप पे अगर हम KVL अप्लाई करें, लेकिन ये अगर हम यहां से स्टार्ट हो तो हम कहेंगे माइनस VC, क्योंकि वोल्टेज का राइज आया है, प्लस VR इज इक्वल टू 0। तो माइनस VC क्योंकि यहां से यहां वोल्टेज का राइज है, माइनस VC, और इधर प्लस VR क्योंकि वोल्टेज का ड्रॉप है, और हम वापस इधर पहुंच गए इज इक्वल टू 0। तो अगर हम KVL अप्लाई करें तो हम कहेंगे माइनस VC प्लस VR इक्वल टू 0, एंड दिस इंप्लाइज VR इज इक्वल टू VC। ठीक है, तो आप VC की जगह VR सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, फिर ये पूरी की पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ VR आ जाएगी, या VR की जगह VC पुट कर दें तो ये पूरी की पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ VC आ जाएगी। तो दोनों में से कोई एक काम कर सकते हैं, लेकिन हम देखना चाह रहे थे कि वो जो जो रेजिस्टर R है उसके अक्रॉस वोल्टेज कैसे चेंज होती है, तो हम इस पूरी की पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन को लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ VR। तो चूंकि VR VC के इक्वल है, तो यहाँ VC की जगह अगर हम VR पुट कर दें तो हमारे पास इवेंचुअली जो डिफरेंशियल इक्वेशन आती है in terms of the voltage across the resistor VR, वो ये आती है capacitance C times derivative of VR with respect to time plus VR over R equals to 0। अब आप गौर करें, दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर हम ये अज्यूम कर लें कि ये कैपेसिटेंस जो है ये टाइम के साथ चेंज नहीं होती, और जो रेजिस्टर है वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा, तो ये कांस्टेंट कोफिशिएंट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर, इनको ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। तो बेसिकली ये वैसे ये सिंपल सर्किट था, जिससे हम नतीजा ये निकालेंगे, अगर आप सिंपल RL या RC सर्किट की बात करें, मतलब ऐसे सर्किट्स जिनमें सिर्फ एक स्टोरेज एलिमेंट होता है, उनमें आप कोई भी सर्किट एलिमेंट चूज कर लें उस सर्किट में से। ठीक है, जब आप ये ट्रांजिएंट एनालिसिस परफॉर्म करते हैं, जब आपका स्विचिंग ऑपरेशन होता है और जो नई सर्किट कॉन्फ़िगरेशन बनती है, उसमें आप किसी भी सर्किट एलिमेंट के अक्रॉस या तो वोल्टेज का क्या कहते हैं कोई इक्वेशन डिराइव करें, या करंट से रिलेटेड कोई इक्वेशन डिराइव करें, वो दोनों इक्वेशन इसी डिफरेंस फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में आएंगी। ठीक है कि नहीं, करंट होगा या वोल्टेज होगा। मतलब मिसाल के तौर पे, जैसे अगर मैं करंट की बात करूं, अगर मैं करंट की बात करूं तो चूंकि VR इज इक्वल टू R टाइम्स IR, अभी हमने पीछे देखा था, तो हम IR जो है बेसिकली उसको कह सकते हैं VR ओवर R, VR ओवर R। और तो अगर हम ये IR वाला ये जो अगर हम VR की जगह R टाइम्स IR इधर सब्स्टिट्यूट कर दें और यहाँ VR ओवर R की जगह IR सब्स्टिट्यूट कर दें, तो आप ये देखें कि यही जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये भला क्या बन जाएगी। VR की जगह मैं पुट करूंगा IR इंटू R, तो ये बन जाएगा RC टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ IR विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और प्लस ये तो खाली IR बन गया इज इक्वल टू 0। तो ये करंट थ्रू द रेजिस्टर, इसके टर्म्स में एक कांस्टेंट कोएफिशिएंट डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर। तो हम कोई भी जो सर्किट एलिमेंट है उसके क्रॉस वोल्टेज आप ले लें, ठीक है कि नहीं, या उसके थ्रू जो करंट फ्लो कर रहा है वो ले लें। फॉर फर्स्ट ऑर्डर सर्किट्स जिनमें RC है या RL है, उन सर्किट एलिमेंट्स का जो करंट होगा, ये जो वोल्टेज होगी, वो दोनों एक फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है ना को सेटिस्फाई करेंगे। मतलब या आप KCL या KVL दोनों अप्लाई करके देख लें और कोई भी सर्किट एलिमेंट चूज कर लें, उस सर्किट एलिमेंट के क्रॉस वोल्टेज या उसमें जो करंट फ्लो कर रहा है, ये दोनों ये एक फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे। इसलिए इस तरह के सर्किट्स को फर्स्ट ऑर्डर कहते हैं। याद रखें कि ये ऐसे सर्किट्स हैं जिनमें सिर्फ एक स्टोरेज एलिमेंट होगा, या तो कैपेसिटर होगा या इंडक्टर होगा, दोनों नहीं हो सकते। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है।
ठीक है। अच्छा, तो अब चूंकि वी विल बी कन्फ्रंटेड विद फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ दिस फॉर्म, तो अब हम एक सेपरेटली ये डिस्कस कर लेते हैं ब्रीफली कि इस तरह की जो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं, इन जनरल उनको सॉल्व कैसे करते हैं। तो जो जनरल फॉर्म है किसी भी फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की, बेसिकली वो ये होती है, डेरिवेटिव ऑफ सम फंक्शन एक्स टी विद रिस्पेक्ट टू टाइम प्लस ए टाइम्स एक्स टी इज इक्वल टू एफ टी। जो जेनेरिक फॉर्म है ना किसी भी फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की, वो इसी फॉर्म में। नाउ अगेन हियर एक्स टी रिप्रेजेंट्स आइदर द वोल्टेज across a certain circuit element or the current flowing through a certain circuit element। ठीक है कि नहीं? वोल्टेज या करंट दोनों जो हैं वो इसी किस्म के डिफरेंशियल इक्वेशंस को सेटिस्फाई करते हैं। मतलब केसीएल केवीएल अप्लाई करके इवेंचुअली जो आपके पास इक्वेशन आती है वो इसी फॉर्म में होती है। तो एक्स टी रिप्रेजेंट्स आइदर अ वोल्टेज और अ करंट फ्लोइंग थ्रू अ सर्किट एलिमेंट। ठीक है, तो ये dx by dt प्लस सम कांस्टेंट a टाइम्स xt इज इक्वल टू ft। अभी पीछे जो हमने एग्जांपल पढ़ी थी उसमें ft जीरो था, राइट हैंड साइड पे हमारे पास जीरो था। अगर आपको याद हो क्या थी डिफरेंशियल इक्वेशन, वो थी डेरिवेटिव c टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ वी आर विद रिस्पेक्ट टू टाइम प्लस वी आर ओवर आर इज इक्वल टू जीरो। अगर आप इस इक्वेशन को थ्रू आउट c से डिवाइड कर दें तो यहाँ c, इधर आर सी और यहाँ जीरो। तो अब एक्स टी वी आर है, a हमारा वन ओवर आर सी बन गया और एफ टी जीरो है। बस ये, तो एफ टी जीरो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, वो देखेंगे कुछ आगे हम सर्किट्स पढ़ेंगे जिनमें एफ टी जीरो नहीं भी होगा। तो इस तरह की जो डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं, सॉरी मैंने वो डिफरेंशियल इक्वेशन को मिटा दिया, कि प्लस ए टाइम्स एक्स टी, इनको सॉल्व करने के लिए हमारे पास स्टैंडर्ड मेथड्स हैं, स्टैंडर्ड जिसे कहते हैं फॉर्मूले हैं। इसमें होता बेसिकली ये है कि जो एक्स टी है इसकी जो सोल्यूशन है, एक्स सोल्यूशन से मुराद है वो एक्स टी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। सोल्यूशन से मुराद है वो फंक्शन एक्स टी जो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो इसकी सोल्यूशन है वो होती है कि एक्स टी बेसिकली इज अ सम ऑफ टू थिंग्स। एक होता है एक्स सी टी और एक होता है एक्स पी टी। ठीक है, जो एक्स सी टी है बेसिकली वो कहलाता है कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन। और जो एक्सपीटी है वो कहलाता है पर्टिकुलर इंटेग्रल सॉल्यूशन। ये कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन है और ये पर्टिकुलर इंटेग्रल सॉल्यूशन है। पर्टिकुलर, आप इसको खाली पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी कह सकते हैं, इतना कोई बड़ा मसला नहीं है। ठीक, अब हम देखेंगे बारी बारी के ये एक्ससीटी और एक्सपीटी इनको हम इवेल्युएट कैसे करते हैं, इनको इनके एक्सप्रेशन को डिटरमिन कैसे करते हैं, एक्ससीटी और एक्सपीटी। जो कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन है एक्ससीटी, उसको सॉल्व करने के लिए हम ये करते हैं कि हम थोड़ी देर के लिए ये जो राइट साइड जो फंक्शन एफ ऑफ टी इसको जीरो ज्यूम कर लेते हैं। Actually, complementary solution XCT is the solution of the homogeneous differential equation। homogeneous differential equation क्या होती है कि जिसमें आप ft को जीरो ज्यूम कर लेते हैं। तो बेसिकली मैं लिख देता हूं कि XCT is the solution of the homogeneous differential equation। ये डी से मुराद डिफरेंशियल इक्वेशन, और होमोजेनस से क्या मुराद है? होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन से मुराद है कि जिसमें आपने राइट हैंड साइड पे जो फंक्शन है ft उसको जीरो कर दिया। ठीक है, तो बेसिकली XCT satisfies this differential equation when ft is zero। तो हम कह सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ XCT with respect to time plus a times XCT is equal to zero। तो XCT वो फंक्शन है जो कि ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है जिसमें ft जीरो। तो हमने बेसिकली XCT को सॉल्व करने के लिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है। ठीक है, अच्छा अब हम अब अगर हमने इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है, लेट मी गो टू द बैक पेज। और अभी मैं ट्रांजिएंट एनालिसिस पे दोबारा आऊंगा, जरा इसको कवर कर लें।
अच्छा, तो ये हमारे पास है डेरिवेटिव ऑफ एक्स सी टी विद रिस्पेक्ट टू टाइम प्लस ए टाइम्स एक्स सी टी इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास है, ठीक है। अच्छा, अब अब इसको अगर हम रीअरेंज करें इस सारी इक्वेशन को, पहले तो हम लिखेंगे ना कि दिस इंप्लाइज डेरिवेटिव ऑफ एक्स सी टी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बनेगा माइनस ए टाइम्स एक्स सी टी, ठीक है। अब आप एक्स सी टी को अगर नीचे लें, ओके, दिस इंप्लाइज डेरिवेटिव ऑफ एक्स सी टी with respect to time divided by xct is equal to माइनस ए, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप इसके ऊपर गौर करें, मैं इसको इस तरह भी हम लिख सकते हैं, इसको थोड़ा सा मैं रीअरेंज कर देता हूँ। इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज करके आगे पिछले पेज पर दोबारा जाता हूँ। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि हम इसको कह सकते हैं कि 1 ओवर एक्स सी टी टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ एक्स सी टी रिस्पेक्ट टू टाइम इक्वल्स टू माइनस ए। अब इसको ऐसे भी कह सकते हैं। अच्छा, अब अगर आप इस पे हम गौर करें तो दिस थिंग बेसिकली this 1 over xt into derivative of xt with respect to time, this is basically nothing but the derivative of ln of xct with respect to time। उसकी वजह ये है कि जब आप इसका इसका डेरिवेटिव लोगे तो आप क्या करोगे, पहले आप करोगे चेन रूल लगाओगे ना। अगर आप इसको कह दो u, लेट्स कॉल इट u, तो आपने ln u का अगर विद रिस्पेक्ट टू टाइम डेरिवेटिव लेना है तो पहले तो आप करोगे ना क्या कहते हैं, अब फर्ज करें ये अगर हम इसको यू कह दें, ऑन अ साइड नोट, एक मिनट मैं दोबारा वापस इधर आता हूँ जस्ट टू एक्सप्लेन द चेन रूल, कि फर्ज करें आप ये हमारे पास है फंक्शन एफ नॉट है जी एल एन ऑफ यू वेर यू इज एक्स ऑफ टी, ठीक है। अब आपने डेरिवेटिव एफ नॉट का लेना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। आप पहले कहोगे डेरिवेटिव ऑफ एफ नॉट विद रिस्पेक्ट टू यू इंटू डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेन रूल। अब डेरिवेटिव ऑफ एफ नॉट विद रिस्पेक्ट टू यू, क्योंकि एफ नॉट तो एल एन यू है, इन टर्म्स ऑफ यू तो एल एन यू है, तो डेरिवेटिव ऑफ एफ नॉट विद रिस्पेक्ट टू यू क्या हो जाएगा, 1 ओवर यू। तो 1 ओवर यू इंटू डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और यू एक्स टी है तो वो आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ एक्स टी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब यू क्या था, यू था एक्स टी, ये नीचे आ गया एक्स टी। ये बिल्कुल वही फॉर्म है जो वो पीछे नजर आ रही है, ठीक है। 1 ओवर एक्स सी टी डेरिवेटिव एक्स टी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दिस इज नथिंग बट द डेरिवेटिव ऑफ एल एन एक्स टी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो अगर हम इस आइडिया को यहां यूज करें तो हम इसको कह सकते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ ln ऑफ एक्स सी टी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दिस इज इक्वल टू माइनस ए। अच्छा, अब अगर हम इसको इन दोनों साइड्स को इंटीग्रेट करें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जिसे कहते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटेड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इंटीग्रेट दिस विद रिस्पेक्ट टू टाइम विदाउट एनी लिमिट्स, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। तो जाहिर बात है ये डेरिवेटिव और ये तो चूंकि इनवर्स ऑपरेशंस हैं, इनका ओवरऑल इफेक्ट खाली आ जाएगा एल एन एक्स सी टी, ठीक है। और इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा माइनस ए टी प्लस सम कांस्टेंट सी, वो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। और अब हम एक्स सी टी को सबनेट बना सकते हैं। मैं अगर इसको मिटा दूं तो वाला पार्ट, अब हम एक्स सी टी को सबनेट बनाए, यहाँ एल एन है तो वो यहाँ एक्सपोनेंशियल आ जाएगा। तो इफ एल एन ऑफ एक्स सी टी इज दिस, देन वी कैन से एक्स सी टी is nothing but e raised to power minus at plus c, या e raised to power c into e raised to power minus at। और ये जो e raised to power c है, इसको आपकी बुक डिनोट करती है कांस्टेंट k2 से। तो हम कहते हैं कि लेट k2 बी इक्वल टू e raised to power c, ठीक है। तो अगर k2 e raised to power c हो जाए, फिर ये आपका जो xct है, जो आपकी कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन है,
ये फिर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा k टाइम्स e रेज़ टू पावर माइनस 8। दिस इज व्हाट वी हैव। ठीक है, तो ये आपका xct आ गया। अभी हमने ये जो कांस्टेंट k2 है इसको हमने अब डिटरमिन करना है, वो आगे जाके देखेंगे ये कैसे डिटरमिन होते हैं। अभी बहरहाल फिल वक्त दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन। अच्छा, ये तो होगी कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन आ गई हमारे पास। जो पर्टिकुलर सोल्यूशन है, क्योंकि दो टर्म्स का सम था ना, ओवरऑल सोल्यूशन जो थी वो दो टर्म्स का सम था, एक था xct और एक था xpt। हमने कहा था जो ओवरऑल सोल्यूशन है xt, इट इज इक्वल टू xct एंड xpt। अच्छा, xpt जो फंक्शन है ना उसकी ओवरऑल फॉर्म वही होती है जो फंक्शन ft की फॉर्म होती है। अगर आपको याद हो जो ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन है वो तो ये है ना, डेरिवेटिव ऑफ xt विद रिस्पेक्ट टू टाइम प्लस a टाइम्स xt, और यहां लिखा हुआ था ft। जो ft की फंक्शनल फॉर्म होती है xpt की मोस्ट ऑफ द टाइम वही फंक्शनल फॉर्म होती है, अनटिल अनलेस जो इस केस में वो इशू नहीं आएगा, वो एक रिपीटेड रूट्स का इशू होता है, वो सेकंड ऑर्डर सर्किट्स के अंदर हम आगे जाके देखेंगे। वैसे जिन लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ी नहीं, ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की सॉल्यूशन, उनको शायद समझ आ रही होगी कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। लेकिन फिल वक्त यहाँ तो जो ft की फॉर्म होगी वही xpt की फॉर्म होगी। मतलब अगर ft एक कांस्टेंट फंक्शन है तो xpt भी एक कांस्टेंट फंक्शन होगा। अगर ft एक साइनोसॉइडल फंक्शन है तो xpt की फॉर्म भी साइनोसॉइडल होगी। तो अभी हम क्या कहते हैं, ट्रांजिट एनालिसिस के कॉन्टेक्स्ट में अभी हम जो ft है उसके बारे में हम यही अज्यूम करेंगे कि ft इज अ कांस्टेंट, ft इज अ कांस्टेंट फंक्शन। इसलिए क्योंकि हमने जो इंडिपेंडेंट सोर्सेज जो हम यूज कर रहे होंगे वो डीसी सोर्सेज हैं, चाहे वो वोल्टेज सोर्स हो या वो करंट सोर्स है, वो डीसी होंगे, कांस्टेंट वोल्टेज सोर्सेज होंगे, कांस्टेंट करंट सोर्सेज होंगे। तो बिकॉज ऑफ दोज कांस्टेंट सोर्सेज, डीसी सोर्सेज, ft विल बी अ कांस्टेंट फंक्शन। तो ft अगर कांस्टेंट फंक्शन है, अगर ft एक कांस्टेंट फंक्शन है तो जो xpt है उसकी जो जनरल फॉर्म होगी वो भी एक कांस्टेंट ही होगी। ठीक है, तो अब जैसे बुक में जिस तरह डिनोट किया हुआ है वो कहता है कि वो अज्यूम करते हो कि ft इज अ कांस्टेंट फंक्शन ऑफ टाइम दैट इज डिनोटेड बाय द कांस्टेंट a। ft अगर a है तो जो xpt होगी बेसिकली वो भी एक कांस्टेंट ही होगी। तो xpt जो है उसको जिस कांस्टेंट से डिनोट किया गया है वो है k1। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट एक बात है। ठीक है, अच्छा अब सवाल है कि xpt, अब ये k1 हमने निकालना कैसे, हाउ टू फाइंड दिस k1। सवाल तो बेसिकली ये हाउ टू फाइंड दिस k1। तो जिस तरह मैंने ये आपको कहा था कि जो xct है वो एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है जिसमें ft जीरो होता है। जो xpt है ये वो फंक्शन है जो कि इस एक्चुअल गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करता है। मतलब xpt रिप्रेजेंट्स एनी पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब कि आप xpt को अगर आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट कर दें तो लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल टू राइट हैंड साइड। और लेकिन साथ ही साथ मैंने आपको ये बता दिया कि जो ft की फंक्शनल फॉर्म होगी वही xpt की फंक्शनल फॉर्म होगी। अगर ft एक कांस्टेंट a के इक्वल है तो xpt विल आल्सो बी इक्वल टू अ कांस्टेंट k1। तो k1 निकालने के लिए आप xpt की इस एक्सप्रेशन को इस इक्वेशन में दोबारा इस इक्वेशन में अगर आप प्लग इन करें तो क्या आपके पास आएगा, आप कहेंगे डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट k1 विद रिस्पेक्ट टू टाइम प्लस a टाइम्स k1 प्लस ft चूंकि a है, ये आ गया। अब कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है तो ये हो जाएगा जीरो, और यहां से k1 क्या आ जाएगा, यहां से k1 हमारे पास आ जाएगा कैपिटल A ओवर स्मॉल, एज सिंपल एज दैट। बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात। तो k1 आ गया कैपिटल A ओवर स्मॉल है। ठीक है, xct का एक्सप्रेशन भी हमारे पास आ गया। तो ये दोनों अगर हम प्लग इन करें, दिस इज व्हाट वी हैव, k2 e पावर माइनस at, ये xct का एक्सप्रेशन हमारे पास आया था, और प्लस हमारे पास एक्सप्रेशन आया था कैपिटल A ओवर स्मॉल। ये जनरल सॉल्यूशन है। ठीक है, हम इसको अभी k1 भी रख दें, अगर इसको हम खाली अभी इसको हम खाली k1 ही कहीं, हमने k1 का एक्चुअल एक्सप्रेशन निकाला ना, लेकिन इन जनरल इसको इस तरह पुट किया जाता है k1 प्लस k2 टाइम्स e पावर माइनस 8। दिस इज व्हाट वी डू। ठीक है, तो दिस इज द जनरल सॉल्यूशन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अच्छा अब हमें पता चल गया कि जो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की जो सॉल्यूशन है वो इसी फॉर्म में होगी, सम कांस्टेंट k1 टाइम्स सम कांस्टेंट k2 टाइम्स e पर माइनस at, और ये जो a है यहाँ ये वो है जो xt के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था। तो अच्छा, अब जब हमें ये मालूम पड़ गया है कि जो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है उसकी जो जनरल सॉल्यूशन है वो इस फॉर्म में होगी,
तो अब इसमें ये जो मुख्तलिफ कॉन्स्टेंट्स हैं इनको खास नाम दिए जाते हैं, तो मैं इसको दोबारा पुट कर देता हूँ। एक्स टी इज इक्वल टू k1 प्लस k2 ई पावर माइनस ए टी। अच्छा, वैसे बाय द वे यहाँ ये जो ए है ना, बेसिकली ये हम एक और कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, उसको हम कह रहे हैं टॉ, और हम टॉ को कह रहे हैं टॉ इज इक्वल टू 1/a। तो अगर टॉ 1/a है तो ए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा 1/टॉ। ठीक है, तो ए की जगह अगर मैं 1/टॉ पुट कर दूं तो यहां मेरे पास आ जाएगा t/टॉ। ये जो टॉ है बेसिकली, टॉ, ये इसको एक खास नाम दिया जाता है बेसिकली। ठीक है, और इसको कहा जाता है टाइम कांस्टेंट। ठीक है, टाइम कांस्टेंट ऑफ द सर्किट, टाइम कांस्टेंट ऑफ द आरएल सर्किट या आरसी सर्किट। ठीक है, ये जो K1 है इसको भी खास नाम दिया जाता है। ठीक है, K1 को हम कहते हैं स्टेडी स्टेट सॉल्यूशन, स्टेडी स्टेट सॉल्यूशन। अभी हम डिस्कस करेंगे कि ये क्या चीज है। ठीक है, ये कहलाती है, K1 कहलाता है स्टेडी स्टेट सॉल्यूशन, और जो K2 है वो बेसिकली, और जो टॉ है बेसिकली वो कहलाता है टाइम कांस्टेंट। तो इनको एक खास नाम दोनों को दिए जाते हैं। अच्छा, अब ये जो टर्म है बेसिकली, अगर आप इस पे गौर करें, ये टर्म है डिकेइंग एक्सपोनेंशियल की टर्म। दिस इज टर्म फॉर अ डिकेइंग एक्सपोनेंशियल। ठीक है, और इस डिकेइंग एक्सपोनेंशियल की वैल्यू टाइम t इक्वल्स टू 0 के ऊपर जो है वो है होती है K2। क्योंकि अगर आप अब अगर यहाँ t की जगह 0 पुट करें, K2 इंटू ई पावर माइनस 0/टॉ करें, तो आपका आंसर K2 आएगा। तो K2 बेसिकली इट इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ दिस डिकेइंग एक्सपोनेंशियल एट टाइम t इज इक्वल टू 0। अच्छा, ये जो डिकेइंग एक्सपोनेंशियल है वाली जो टर्म है K2 टाइम्स ई पावर माइनस t/टॉ, अगर अभी हम सिर्फ इस पे फोकस करें, अगर आप इसका ग्राफ बनाएं, मैं अगर आपसे ये कहूं ओके प्लॉट अ ग्राफ ऑफ दिस डिकेइंग एक्सपोनेंशियल, प्लॉट अ ग्राफ ऑफ दिस डिकेइंग एक्सपोनेंशियल विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब मैं कहूं कि वर्टिकल एक्सिस पे आपके पास ये है K2 इंटू ई पावर माइनस t/टॉ, ऐसे। ठीक है, और यहां ये वर्सेस टाइम अगर आप प्लॉट करें तो आप ये देखेंगे ये एक डिकेइंग एक्सपोनेंशियल ग्राफ आएगा, मतलब t0 पे इसकी वैल्यू K2 होगी, और ये इस तरह स्मूथली बतदरीज नीचे की तरफ जाएगा, ऐसे ऐसे। ठीक। अच्छा, इसमें एक और इम्पोर्टेंट, इसके अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं, उन प्रॉपर्टीज को भी हम देख सकते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज हैं। वो प्रॉपर्टी ये है कि ये जो टॉ फिगर है इसको जेन में रखें। अब देखें, फर्ज करें मैं अब इसको ये जो डिकेइंग एक्सपोनेंशियल इसको मैं ई ऑफ टी कहता हूँ। ई ऑफ टी इज दिस, मतलब मैं कहता हूँ कि ई ऑफ टी इज दिस थिंग, K2 टाइम्स ई पावर माइनस t/टॉ। आप ये देखें कि अगर मैं यहाँ इनपुट आर्ग्यूमेंट में t की जगह टॉ पुट कर दूं, यही जो टॉ जो यहाँ नीचे एक्सपोनेंशियल के पावर में डिनोमिनेटर में अपीयर हो रहा है, यहाँ अगर मैं इनपुट आर्ग्यूमेंट में t की जगह टॉ पुट कर दूं, मैं अगर आपको कहूँ इवेल्युएट e एट टॉ, मतलब मैं टाइम t इक्वल टू टॉ पे इसको इवेल्युएट करूँ, देखें वहां जो ऊपर न्यूमरेटर में t है उसकी जगह भी क्या आ जाएगा, टॉ आ जाएगा। ई ई रेस्ट पर माइनस टॉ ओवर टॉ, ई रेस्ट पर -1, तो बेसिकली ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा K2 ओवर ई। अब K2 इसकी वो वैल्यू थी E की जो कि टाइम 0 पे थी, इसलिए क्योंकि E ऑफ 0 इज नथिंग बट K2। तो यहां 0 पे तो वैल्यू K2 थी। जगह नहीं है तो मैं इस पोर्शन को बता देता हूं। तो टाइम 0 पे जो वैल्यू थी वो थी K2, टाइम t इक्वल्स टू टॉ पे लेट्स सपोज ये वो वैल्यू हो टॉ, इधर ऊपर जाएं और यहां से मेजर करें,
टाइम टी इक्वल्स टू टॉ पे जो वैल्यू होगी दैट विल बी 1/e टाइम्स k2। ठीक है, अब ये जो 1/e जो स्केलर है ये होता है 0.368। 0.368। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जब टाइम इंटरवल टॉ के इक्वल हो जाए, ठीक है, जीरो पे जो भी वैल्यू थी k2, उसके बाद अगर टाइम इंटरवल टॉ के बाद अगर आप वैल्यू नोट करें इस डिकेइंग एक्सपोनेंशियल की, तो वो इनिशियल वैल्यू का 0.368 होगा। मतलब कि यहां जो वैल्यू है वो होगी 0.368 टाइम्स k2। ये k2 वो वैल्यू जो जीरो पे थी, यहां जब t इक्वल टू टॉ हो गया तो ये 0.368 k2 होगी। अब कितने परसेंट डिक्रीज आया है? 63.2% डिक्रीज आया है, क्योंकि अगर आप इनिशियल वैल्यू को 0.368 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, इसका मतलब आपको उसको परसेंटेज के हिसाब से आप उसको कितना रिड्यूस कर रहे हो? 63.2% आप उसको रिड्यूस कर रहे हो। तो ये एक जिसे कहते हैं इंपॉर्टेंट बात है कि जो टाइम कांस्टेंट है टॉ, वो क्या है? इट इज द टाइम विच elapses बिफोर द इनिशियल वैल्यू डिक्रीजेस बाय 63.2%। ठीक है कि नहीं? तो ये एक इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये सिर्फ इनिशियल के नहीं है। अब अगर मैं अब आपसे ये कहूं कि आप टॉ के बाद एक और टाइम इंटरवल टॉ के एक और ले आओ, मतलब 2 टॉ पे देखो वैल्यू क्या होगी, ट्वाइस ऑफ टॉ। और अगर आप इस वैल्यू का और इस वैल्यू का कंपैरिजन करो, तो आप ये देखोगे कि ये जो वैल्यू होगी ये इस वैल्यू का 0.368 होगा। ठीक है कि नहीं? मतलब कि दिस विल बी 0.368 होल स्क्वायर ऑफ k2। ठीक है, या अगर आप ये जो वैल्यू है इसको आप अगर आप k2 प्राइम का नाम दे दें, इसको मैं k2 प्राइम भी कह देता हूं, लेट मी डिनोटेड बाय k2 प्राइम। तो ये जो वैल्यू होगी ये अगेन ये होगी 0.368 टाइम्स k2 प्राइम। अच्छा, ये मुझे लगता है कि ये अपीयर नहीं हो रहा फिगर में। लेट मी रीड्रॉ इट एक्चुअली। लेट मी रीड्रॉ, मैं जरा मार्कर भी अपना चेंज कर लेता हूँ। लेट मी रीड्रॉ एवरीथिंग। ये जगह छोटी हो रही है। जहां से स्टार्ट होती, ठीक हो गया, ऐसे आए थे। ठीक है, ये के है, ये हो गया टॉ, ये हो गया 2 टॉ। यहाँ जो वैल्यू थी उसको हम कह देते हैं k2 प्राइम। इधर जो वैल्यू होगी वो होगी 0.368 k2 प्राइम। अब ठीक हो, ठीक है। और ये जो k2 प्राइम है इन इटसेल्फ ये क्या है? ये है 0.368 टाइम्स k। ऐसे कर, ठीक है। तो इससे पता ये चला कि डॉ देन रिप्रेजेंट्स द टाइम इंटरवल in which the value at the start of the time interval basically reduces by 63.2%। कि जो अब ये जैसे आपने ये टाइम इंटरवल चूज कर लिया, तो आप इसकी इनिशियल वैल्यू देखो क्या है, वो जो भी वैल्यू होगी आफ्टर टाइम इंटरवल इक्वल टू टॉ, वो वैल्यूज बन जाएगी 0.3, नई वैल्यू आ जाएगी 0.368 ऑफ द इनिशियल वैल्यू। अच्छा, अब ये सिर्फ टॉ या 2 टॉ पे नहीं, आप कोई भी टाइम की वैल्यू ले लो, टेक एनी वैल्यू ऑफ टाइम, लेट्स से दिस इज टी नॉट। मैं अब इसको अगर मैं दोबारा से रीड्रॉ करूं इस सारे एक्सप्रेशन को, या लेट मी गो टू द बैक पेज, दैट विल बी बेटर। ये आपने एक्सप्रेशन याद रखना है कि दिस इज द जनरल सॉल्यूशन। तो उसमें ये होगा कि ये आपका एक्सपोनेंशियल है, कोई भी टी नॉट ले लें। टी नॉट से अगर आप जाते हो टी नॉट प्लस टॉप है, अगर यहां कोई भी वैल्यू थी लेट से वी,
तो यहां जो वैल्यू हो जाएगी इट विल बी 0.368 ऑफ v। तो वो इनिशियल पॉइंट कोई भी हो सकता है। इनिशियल पॉइंट पे कोई भी वैल्यू अगर v होगी तो आफ्टर टाइम इंटरवल इक्वल टू टॉ फाइनल वैल्यू होगी 0.368 ऑफ द इनिशियल वैल्यू। ये टाइम कांस्टेंट जो है ये बेसिकली ये उसका आप कह रहे हैं उसे एसोसिएटेड ये नंबर्स हैं। तो द वैल्यू रिड्यूसेस बाय 63.2% व्हेन द टाइम इंटरवल इज इक्वल टू टाइम कांस्टेंट टॉ। अच्छा, अब बिकॉज ऑफ दिस अब होता ये कि अगर आप जीरो से स्टार्ट करें, इफ यू स्टार्ट फ्रॉम जीरो, मैं दोबारा भी बना लगा हूं, तो if you consider a time interval t equals to 5 टाइम कांस्टेंट्स, जैसे एक ये टॉ था, फिर एक 2 टॉ हो गया, 3 टॉ, 4 टॉ एंड आगे 5 टॉ। आफ्टर टाइम इक्वल्स टू 5 टाइम कांस्टेंट, उसके बाद जो एक्सपोनेंशियल की वैल्यू जो है यू कैन कंसिडर इट ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो, क्योंकि फिर वो इतना डिक्रीज हो चुका होती है वैल्यू, यू कैन प्रैक्टिकली पुट इट इक्वल टू जीरो। So after 5 time constants, we can safely assume that this term k2 times e power minus t over tau is practically zero। ठीक है, तो ये बात आपने याद रखें। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये मैं बार बार ड्राइंग इसलिए बना रहा हूँ ताकि हर कॉन्सेप्ट जो है ना उसकी अलग से ड्राइंग बने। एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जरा देखें, वो ये कि सपोज ये k2 था, वो ये कि इस एक्सपोनेंशियल में अगर आप इनिशियल पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करें, ड्रॉ अ टेंजेंट टू द कर्व एट द इनिशियल पॉइंट, t0 कहने हैं अभी, लेट्स से हमारा इनिशियल पॉइंट t0 है, ड्रॉ टेंजेंट टू द कर्व। ये टेंजेंट t एक्सिस पे जिस पॉइंट पे कट करेगा उस पॉइंट पे t की वैल्यू टॉ। अगर आपने जीरो पे टेंजेंट ड्रॉ किया है तो वो टेंजेंट t एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करेगा उस पे t की वैल्यू टॉ। अच्छा, आप कोई भी और पॉइंट ले लें, लेट्स सपोज मैं यहां एक पॉइंट लेता हूं t0। अब मैं कहता हूं कि एट दिस पॉइंट ऑन द कर्व ड्रॉ टेंजेंट। अब ये टेंजेंट फ्यूचर में जिस t की वैल्यू पे कट करेगा वो होगी t0 प्लस टॉ, मतलब कि यहां से यहां जो इंटरवल होगा वो टॉ के इक्वल हो। तो ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है डिकेइंग एक्सपोनेंशियल। Okay, with this background, okay, now we are ready to do actual transient analysis. और एक दो और इंपॉर्टेंट चीजें वो मैंने सोचा मैं आपसे शेयर कर लूं कि यही जो डिकेइंग एक्सपोनेंशियल है इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज भी हैं। और आपके सामने दो डिकेइंग एक्सपोनेंशियल है। एक डिकेइंग एक्सपोनेंशियल ये है जो ज्यादा फास्टर रेट से डिके कर रहा है, एक जरा स्लोली डिके कर रहा है। तो अब सवाल है कि ऐसा क्यों है। देखें, जो टाइम कांस्टेंट है ना टॉ, बेसिकली टॉ की वैल्यू जितनी छोटी होगी डिकेइंग एक्सपोनेंशियल उतना तेजी से ही डिके करेगा। टॉ की वैल्यू जितनी बड़ी होगी डिकेइंग एक्सपोनेंशियल उतना स्लोली डिके करेगा। मिसाल के तौर पे ये जो डिकेइंग एक्सपोनेंशियल है, दिस कुड रिप्रेजेंट अ कर्व कोरिस्पोंडिंग टू टॉ इक्वल्स टू लेट्स से 4 सेकंड्स, क्योंकि टॉ के यूनिट्स टाइम के वाले होते हैं। एंड दिस कुड रिप्रेजेंट अ कर्व विद टॉ इक्वल टू लेट्स से 0.3 सेकंड्स व्हिच इज डिकेइंग मच फास्टर। इसलिए क्योंकि देखें ना, टॉ इक्वल टू 4 सेकंड का मतलब क्या है कि वो जो वैल्यू में 63.2% जो ड्रॉप आना है, in this curve it happens in 4 seconds, but for this curve it happens in 0.3 seconds। तो इसलिए वो ज्यादा जल्दी से डिके करेगा। तो मैंने सोचा कि ये भी आपसे डिस्कस करूं। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ। तो हमने ये देख लिया, अब रिकैप अगर हम करें कि फर्स्ट ऑर्डर जो सर्किट्स हैं आरएल या आरसी, उनमें किसी भी सर्किट एलिमेंट के अक्रॉस वोल्टेज और करंट फ्लोइंग थ्रू दैट सर्किट एलिमेंट, it satisfies an equation of this form: derivative of xt with respect to time plus a times xt is equal to some constant। ठीक है, अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन बनती कैसी है, अमूमन केसीएल और केवीएल अप्लाई करके बनती है। और फिर हमने ये देख लिया कि वंस यू हैव दिस डिफरेंशियल इक्वेशन देन द जनरल एक्सप्रेशन फॉर द सॉल्यूशन xt इज k1 प्लस k2 टाइम्स e पर माइनस t ओवर टॉ। और मैं कहा था टॉ जो है वो टाइम कांस्टेंट है, k1 जो है वो स्टेडी स्टेट सॉल्यूशन है, और k2 जो है इट इज द इनिशियल वैल्यू ऑफ दिस डिकेइंग एक्सपोनेंशियल एट t0। ठीक है,
या इट इज द वैल्यू ऑफ द डिकेइंग एक्सपेंशन एट टी इक्वल टू 0। ठीक, तो अब हम एक्चुअल एनालिसिस टेक्निक्स पे आ जाते हैं कि हमने ट्रांजिट एनालिसिस एक्चुअली परफॉर्म करने कैसे हैं। तो एनालिसिस टेक्निक जो है वो बेसिकली दो हैं, दो एनालिसिस टेक्निक्स हैं हमारे पास। एक आपकी है स्टेट वेरिएबल अप्रोच या डिफरेंशियल इक्वेशन अप्रोच एनालिसिस टेक्निक्स। एक आपकी है डिफरेंशियल इक्वेशन अप्रोच, और एक आपकी है स्टेप बाय स्टेप अप्रोच। आज मैं कोशिश करूंगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन अप्रोच वाला जो पार्ट है ना ये कवर हो सके, इंशाल्लाह हो जाएगा। कल फिर इंशाल्लाह कल के लेक्चर में इंशाल्लाह फिर हम स्टेप बाय स्टेप अप्रोच को देखेंगे। अच्छा, जो डिफरेंशियल इक्वेशन अप्रोच है उसमें ये होता है कि आप पहले अपने फर्स्ट ऑर्डर सर्किट में वो सर्किट एलिमेंट चूज करते हैं जिसके अक्रॉस वोल्टेज या जिसके थ्रू करंट आपने डिटरमिन करना है। आप फिर पहले अप्लाइंग आइदर केसीएल और केवीएल उस सर्किट एलिमेंट जो है उससे एसोसिएटेड जो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है वो फॉर्म करते हैं। ठीक है, और फिर आप उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ये बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच है। ठीक है, अब इसको एक एग्जांपल से डिस्कस करते हैं। डिस्कस दिस अप्रोच थ्रू एन एग्जांपल। तो ये आपकी फिगर 7.3 ए जो है उस ये जो फिगर है इसको मैं यूज करने लगा हूं एज एन एग्जांपल। आपकी बुक में पेज 257 पे फिगर 7.3 ए है। इसमें हमें एक गिवन है एग्जांपल। लेट्स डिस्कस दैट एग्जांपल। इसको आप रेफरेंस नोट कह सकते हैं, इसको आप यस कह रहे हैं। ठीक है, इसको आप आर कह रहे हैं। ठीक, अच्छा। अब अब इस एग्जांपल में हमारे पास एक स्विच है, जैसे मैंने को बताया था कि यहाँ स्विचिंग ऑपरेशन होगा जो जनरल सेटिंग है, और एरो बनाया हुआ इस तरह और बताया हुआ T0। इसका क्या मतलब? इसका मतलब कि टाइम t इक्वल टू 0 पे हुआ ये है कि हमने ये जो स्विच है इसको क्लोज किया, और स्विच को क्लोज करने की वजह से टाइम t इक्वल टू 0 पे ये सर्किट कंप्लीट हो गया। अच्छा, स्विच को क्लोज करने से पहले ये एक ओपन सर्किट था, वैसे जो सिंगल लूप सर्किट है लेकिन ये ओपन सर्किट था। मतलब अगर आप इन दो टर्मिनल्स को आपस में कनेक्ट ना करें तो ना ये वाला जो सर्किट वाला जो हिस्सा है वो क्या कहते हैं किसी और सर्किट से कनेक्टेड है, ना यहाँ कोई क्लोज लूप बन रहा है ना यहाँ कोई क्लोज सर्किट बन रहा था। इट वॉज बेसिकली एन ओपन सर्किट, कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा था। टाइम टी इक्वल टू 0 पे बेसिकली हमने स्विच को क्लोज किया, और स्विच को क्लोज करने के बाद एट T0 हमारे पास ये अब नया सर्किट बन गया, क्योंकि हमने चूंकि टर्मिनल्स को आपस में कनेक्ट कर दिए तो वी कैन रिप्रेजेंट इट लाइक दिस। ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा, अब हम जिस चीज में इंटरेस्टेड है, हम इंटरेस्टेड हैं इन दिस नोड वोल्टेज, लेट अस कॉल इट VT। हमने देखना है कि जब हमने ये स्विचिंग ऑपरेशन हुआ, हमने स्विच को क्लोज किया तो उसके नतीजे में एक नई सर्किट कॉन्फ़िगरेशन बनी है। अब इस नई सर्किट कॉन्फ़िगरेशन में हमने इस नोड पे जो वोल्टेज है इसका एक्सप्रेशन डिराइव करना है। हमें देखना है कि इस नोड पे जो वोल्टेज है VT वो कैसे वेरी करती है, ये हमने देखना। तो व्हाट वी कैन डू बेसिकली इन दिस पर्टिकुलर केस वो ये कि वैसे तो ऑल्दो तो देखा जाए तो ये एक बाइनरी नोड है,
वीटी एक बाइनरी नोड है, ये नोड बाइनरी क्योंकि इसका एक एंड आर से कनेक्टेड है, एक एंड कैपेसिटर सी से कनेक्टेड है, तो बाइनरी नोड। जैसे मैंने कहा कि हम केसीएल बाइनरी नोड पे भी अप्लाई कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम इन इट। ठीक है, तो अब हम वोल्टेजेस की पोलैरिटीज वगैरह असाइन करते हैं। जो कैपेसिटेंस है उसकी वोल्टेज की पोलैरिटी हम ये कर देते हैं प्लस माइनस वीसीटी कर देते हैं। आर की वोल्टेज की पोलैरिटी हम प्लस माइनस ये कर देते हैं, इसको हम खाली वी आर टी कह देते हैं, इसको हम वी आर टी का नाम दे रहे हैं, वी आर एन टी। ठीक है, और हाँ ठीक हो गया। और अच्छा, अब चूंकि हम इस नोड पे केसीएल अप्लाई कर सकते हैं, हम एक काम ये कर सकते हैं कि कि अगर हमने करंट, वैसे तो देखें तो करंट सेम डायरेक्शन में जा रहा होगा ना, क्योंकि बाइनरी नोड है। अगर जो भी एक्चुअल करंट है अगर वो इस डायरेक्शन में आ रहा है इस तरफ से, तो यहां भी वो नीचे ही जाएगा। ठीक है, तो हम एक काम ये करते हैं कि हम एक ही करंट यूज कर लेते हैं, इंस्टेड ऑफ यूजिंग टू डिफरेंट करंट, जो हमने पिछली एग्जांपल में किया था, यहां हम एक ही करंट यूज कर लेते हैं। हम ये कहते हैं ओके, करंट फ्लोइंग थ्रू आर, लेट अस कॉल इट आई, एंड करंट फ्लोइंग थ्रू द कैपेसिटर, अगेन लेट अस कॉल इट आई। हम अज्यूम करते हैं कि यही एक करंट आई दोनों में से फ्लो कर रहा है। हमारी इनिशियल अजम्पशन है ना, अजम्पशन जैसे अगर मैं शुरू से आपको कह रहा हूं, इनिशियल अजम्पशन में हमारे पास खुली छुट्टी है। ठीक है, वो और बात है कि जब आपने एजम्पशन कर ली है तो फिर पैसिव साइन कन्वेंशन के हिसाब से आपको इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, वो कोई बड़ा मसला नहीं। अब अच्छा, अब इसमें एक और चीज है, इसको आप आई आर कह दें, ऑफ कोर्स इसको आप आई आर कहें और इसको आप आई सी कहें, और दोनों की डायरेक्शन जो है वो इस तरफ रख लें कि आई आर जो है वो भी प्लस से नेगेटिव जा रहा है, ताकि वो यहां भी पैसिव साइन कन्वेंशन में नेगेटिव साइन ना आए, और आई सी जो है उसको भी कह दें कि वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है, ताकि यहां भी पैसिव साइन कन्वेंशन की वजह से कोई नेगेटिव साइन ना आए। बस इसलिए ये अजम्पशन हमने की। तो अगर हम इस नोड पे केसीएल अप्लाई करें, इस नोड के ऊपर जिसकी वोल्टेज हमने डिटरमिन करनी है, ये देखिए मैं अलग से इसको लिख रहा हूं, ये वीटी अलग से, ये इस नोड की वोल्टेज है, ये नोड रेफरेंस नोड है, ये जीरो है, तो जाहिर बात है इसकी वोल्टेज इसके साथ इसके विद रिस्पेक्ट है। तो इस नोड पे आई आर एंटर हो रहा है और आई सी लीव कर रहा है, तो जो एंटर हो रहा है उसको अगर हम पॉजिटिव कह दें और जो लीव कर रहा है उसको नेगेटिव कह दें, दिस इज व्हाट वी गोना हैव। ठीक है, तो और अब अगर हम जो रेजिस्टर आर है उस पर अगर हम ओहम्स लॉ अप्लाई करें, तो वी कैन इजीली से दैट जो वी आर टी है बेसिकली दैट विल बी इक्वल टू आई आर टाइम्स आर। ठीक है, और आई आर हो जाएगा वी आर टी ओवर आर। ठीक है, तो पहला तो ये होगा। आईसी और वीसीटी में क्या रिलेशनशिप है, हमने कैपेसिटर और इंडक्टर के कैपेसिटर का जो करंट और वोल्टेज का रिलेशन जो पढ़ा था, तो आईसी विल बी इक्वल टू सी टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ वीसीटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये सिंपल होगी बात। ठीक है, अब यहां तक हम पहुंच गए। इस इक्वेशन से आई आर क्या बन जाएगा, आई आर बन जाएगा वी आर टी ओवर आर। ठीक है, तो आई आर का एक्सप्रेशन भी आ गया वी आर टी ओवर आर, और आईसीटी का एक्सप्रेशन भी आ गया सी टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ वीसीटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, अच्छा अब इस इक्वेशन में हमने पुट करना है, तो अब आई आर माइनस आई सी इक्वल टू जीरो है, तो ये अब देखें क्या होगा। आई आर की जगह पुट करेंगे वी आर टी ओवर आर, और माइनस आई सी की जगह ये पुट करेंगे सी टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ वी सी टी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और ये इक्वल टू जीरो। ठीक है, अच्छा लेकिन हमें डिफरेंशियल इक्वेशन चाहिए इन टर्म्स ऑफ दिस नोड वोल्टेज, क्योंकि जो भी फिजिकल क्वांटिटी जिसको आपने एनालाइज करना है हमें उसकी टर्म्स में डिफरेंशियल इक्वेशन चाहिए। तो अभी तो हमारे पास उसकी टर्म्स में डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं आ रही, लेकिन वो आ जाएगी। अगर आप गौर करें, वीसीटी इज नथिंग बट वीटी, क्योंकि जो कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज है दैट इज इक्वल टू दी नोड दिस नोड वोल्टेज। देखें पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, यहां जो पोटेंशियल है वही यहां है, क्योंकि ये बीच में परफेक्ट कंडक्टर है। इसके नेगेटिव जो पोटेंशियल है वही रेफरेंस के ऊपर पोटेंशियल है, क्योंकि यहां भी परफेक्ट कंडक्टर है। तो वीसीटी इज इक्वल टू वीटी, तो इसका मतलब कि ये वीसीटी जो है इसको तो आप सिंपली वीटी से हटा देना, वीटी से रिप्लेस कर देते, ये आ जाएगा वीटी, ये आ गया। वीआरटी का क्या करें, वीआरटी में आप देखें कि यहां जो, अगर आप इस नोड की बात करें
क्योंकि ये भी एक नोड है, क्योंकि इसका एक एंड आर से कनेक्टेड है, एक एंड सप्लाई से कनेक्टेड है। क्योंकि ये रेफरेंस जीरो है, ये जीरो पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल वीएस है, और जो यहाँ पोटेंशियल है वही ये आर के पॉजिटिव टर्म में पोटेंशियल है, तो यहाँ भी पोटेंशियल वीएस है। अच्छा, यहाँ पोटेंशियल वीटी है, यहाँ पोटेंशियल वीएस है, तो वीआरटी क्या बन जाएगा? वीआरटी बन जाएगा वीएस माइनस वीटी। तो वी कैन रिप्लेस वीआरटी बाय वीएस माइनस वीटी। अगर मैं बैक साइड पर जाऊं, what we can do, we can replace VRT by VS minus VT. This is what we can do. ठीक है, तो इवेंचुअली फिर हमारे पास क्या आ जाएगा एक्सप्रेशन? वो आएगा, अब मैं वी आर, वो जो इक्वेशन थी हमारी वो क्या थी? वो थी वी आर टी ओवर आर माइनस सी टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ, और मैंने वी टी का दिया था वी सी टी की जगह, इज इक्वल टू जीरो। तो हम वी आर टी की जगह ये पुट कर सकते हैं वी एस माइनस वी टी ओवर आर। तो वी एस माइनस वी टी ओवर आर माइनस सी टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ वी टी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू जीरो। अब अगर आप इसको थोड़ा सा रीअरेंज करें, इन टर्म्स को थोड़ा सा रीअरेंज करें, तो फाइनली जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन आती है वो ये है, डेरिवेटिव ऑफ वी टी विद रिस्पेक्ट टू टाइम प्लस 1 ओवर आर सी इंटू वी टी इज इक्वल टू वी एस ओवर आर सी। अब अगर आप इसको कंपेयर करें उससे, वो जो जनरल फॉर्म थे, डेरिवेटिव ऑफ एक्स टी विद रिस्पेक्ट टू टाइम प्लस ए टाइम्स एक्स टी इज इक्वल टू एफ टी। तो आप देखेंगे कि यहाँ एक्स टी की जगह वी टी है, इधर ए की जगह 1 ओवर आर सी, और एफ टी की जगह वी एस ओवर आर सी। और अगेन आप देखेंगे वो एफ टी कॉन्स्टेंट है, क्योंकि वी एस डीसी सोर्स है वो कॉन्स्टेंट, आर और सी भी चूंकि टाइम के साथ वेरी नहीं कर रहे, तो ये कॉन्स्टेंट टर्म। अब हमने कहा था ना एफ टी इज इक्वल टू ए है, तो वो ए इस केस में अब ये है वी एस ओवर आर सी, और ए जो है हमारा वो 1 ओवर आर सी है। अगर आपको याद हो, टॉ में टाइम कांस्टेंट पर ए में क्या रिलेशनशिप था? टॉ बेसिकली वाज नथिंग बट 1 ओवर ए। तो चूंकि ए 1 ओवर आर सी है, तो 1 ओवर ए उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? आर सी। तो टॉ टाइम कांस्टेंट के केस में आर सी होगा। ठीक है, अच्छा अब हमने पीछे देखा था, हमने पीछे क्या देखा था? हमने पीछे ये देखा था कि यही जो जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन थी कि डेरिवेटिव ऑफ एक्स टी विद रिस्पेक्ट टू टाइम प्लस ए टाइम्स एक्स टी इज इक्वल टू एफ टी, ये जो जनरल डिफरेंशियल फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन थी, इसमें हमने कहा था कि एक्स टी जो है उसका एक्सप्रेशन ऐसा आता था के वन प्लस के टू टाइम्स ई पावर माइनस टी ओवर टॉ। हमने कहा था ये है जनरल एक्सप्रेशन, ऐसी है। अब हमारे पास बिल्कुल उसी तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई, उसी तरह की है ना। ए जो है वो 1 ओवर आर सी है, एफ टी जो है वो वी एस ओवर आर सी है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो वी टी है उसकी भी सोल्यूशन इसी फॉर्म में होनी चाहिए, शुड बी इक्वल टू सम कांस्टेंट के वन टाइम्स के टू इंटू ई पावर माइनस टी ओवर टॉ। इसी फॉर्म में हमारे पास आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो वैसे मैंने तो बाय इंस्पेक्शन डायरेक्टली आपको बता दिया कि टॉ आर सी है, लेकिन जो प्रॉपर तरीका वो ये है कि जब इस फॉर्म में, जब वो जो स्टैंडर्ड फॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाती है, तो उसके बाद फिर आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन अप्रोच में आप ये कहते हो, ओके नाउ वी नो दैट वीटी मस्ट बी इन दिस फॉर्म। तो अब आप ये वीटी का एक्सप्रेशन दोबारा वापस यहां जाके सब्स्टिट्यूट करते हो, और यहां से फिर आप इन इन तीनों जो कॉन्स्टेंट्स हैं इनकी वैल्यू डिटर्मिन करने की कोशिश करती हो। के वन की वैल्यू, के टू की वैल्यू, टॉ की वैल्यू, तीन है जिनको आपने डिटर्मिन करना है। तो हम देखते हैं इसको कैसे डिटर्मिन करेंगे। अब हमें पता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन, अगर वीटी इस किस्म की डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, तो वीटी का जो जो सोल्यूशन है वो इस फॉर्म में होगी, के वन प्लस के टू टाइम्स ई पर माइनस टी ओवर टॉ। बस हमने अब के वन के टू टॉ की वैल्यू डिटर्मिन करनी है। तो उसके लिए आप क्या करोगे? उसके लिए आप ये करोगे कि यही जो वीटी का एक्सप्रेशन है, चूंकि ये सोल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन की, तो फिर ये एक्सप्रेशन जो है इसको इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करना चाहिए। मतलब जब आप वीटी का ये एक्सप्रेशन यहां पुट करो, तो लेफ्ट हैंड साइड मस्ट बी इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो अगर आप ये वीटी का एक्सप्रेशन यहां सब्स्टिट्यूट करो इधर, तो ये बनेगा डेरिवेटिव ऑफ के वन प्लस के टू ई पावर माइनस टी ओवर टॉ with respect to time plus 1 over RC into again K1 plus K2 times minus T over tau, और ये प्लस VS ओवर RC। ठीक है, अब अगर हम बैक पेज पे दोबारा जाएं और इसको हम मिटा देते हैं।
एक्सक्यूज मी। तो जो हमारे पास था डेरिवेटिव ऑफ k1 प्लस k2 ई पावर माइनस टी ओवर टॉ विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये था। प्लस हमारे पास आया था, लेट मी सी, 1/RC इंटू k1 प्लस k2 ई पावर माइनस टी ओवर टॉ इज इक्वल टू VS/RC। दिस इज व्हाट वी हैव। जब पहली टर्म का डेरिवेटिव अगर आप निकालें तो k1 तो कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 होगा। ये जो k2 इंटू ई पावर माइनस टी ओवर टॉ है, इसका डेरिवेटिव आप विद रिस्पेक्ट टू टाइम निकालें, वो भला क्या होगा? तो ई पावर माइनस टी ओवर टॉ का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम निकालें तो वो आ जाएगा ई पावर माइनस टी ओवर टॉ इंटू -1 ओवर टॉ, और वो -1 ओवर टॉ k2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा -k2 ओवर टॉ इंटू ई पावर माइनस टी ओवर टॉ। ये आ गया। ये एज इट इज वैसे आ जाएगा 1/RC इंटू k1 प्लस k2 ओवर RC इंटू ई पावर माइनस टी ओवर टॉ। ठीक है, इक्वल टू यहाँ आ जाएगा VS/RC। ठीक है, अब ये ई पावर माइनस टी ओवर टॉ ये दोनों टर्म्स में कॉमन है, तो आप इनको अगर आप इकट्ठा कर लें, ये बन जाएगा, दिस इंप्लाइज k2 ओवर RC माइनस k2 ओवर टॉ, ये दोनों इकट्ठे हो गए, इंटू ई पावर माइनस टी ओवर टॉ। ठीक है, और ये प्लस 1/RC k1 इज इक्वल टू VS/RC किया आपका। अच्छा, अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास एक एक्सपोनेंशियल टर्म है, राइट हैंड साइड पे हमारे पास कोई एक्सपोनेंशियल टर्म नहीं। ठीक है, तो चूंकि अब ये दीस लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ये आइडेंटिटीज हैं, ये इक्विवेलेंट है, दे शुड बी ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ टाइम। तो इसका मतलब है कि यहाँ जो कांस्टेंट टर्म है लेफ्ट साइड पे, जो कांस्टेंट टर्म है वो राइट साइड पे कांस्टेंट टर्म के इक्वल होगी, लेफ्ट साइड पे जो एक्सपोनेंशियल टर्म है वो राइट हैंड साइड पे एक्सपोनेंशियल टर्म के इक्वल होगी। अब चूंकि लेफ्ट साइड राइट साइड पे कोई एक्सपोनेंशियल टर्म नहीं है, तो इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड पे जो एक्सपोनेंशियल टर्म है उसका कोफिशिएंट 0 होना चाहिए, क्योंकि राइट हैंड साइड पे कोई एक्सपोनेंशियल टर्म नहीं। तो दिस शुड बी 0, दिस शुड बी 0, और यहाँ जो कांस्टेंट टर्म है वो इस कांस्टेंट टर्म के इक्वल होना चाहिए। तो k1/RC शुड बी इक्वल टू VS/RC। ठीक है, तो हम k1/RC जो है, जो लेफ्ट साइड पे कांस्टेंट टर्म है, उसको राइट साइड पे जो कांस्टेंट टर्म है VS/RC उसके इक्वल पुट करेंगे, और लेफ्ट साइड पे जो एक्सपोनेंशियल टर्म का जो कोफिशिएंट है उसको 0 पुट करेंगे। ठीक है, तो अब ये काम अगर हम इस बैक पेज पे करें तो हम कहेंगे कोई k1/RC मस्ट बी इक्वल टू VS/RC। यहाँ से RC कैंसल, एंड दिस इंप्लाइज k1 विल बी इक्वल टू VS। ये हो गया। और फिर वो लेफ्ट साइड पर जो एक्सपोनेंशियल टर्म है इसका कोफिशिएंट 0 करें, k2/RC माइनस k2/RC माइनस k2/टॉ इक्वल टू 0। तो आप देख लें यहाँ से टॉ की वैल्यू RC आ रही है, वो तो वैसे बाय इंस्पेक्शन भी आ रही थी, लेकिन प्रॉपर तरीका यही, तो टॉ RC आ गया। अच्छा, k1 की वैल्यू निकल आई है और टॉ की वैल्यू नहीं। देखिए VS जो है ये तो वो वोल्टेज जो DC सोर्स थी उसकी वैल्यू थी ना, ये तो आपको गिवन हो गई, दिस इज नॉट एन अननोन, दिस इज अ नोन। तो आपके पास k1 का आंसर आ गया इन टर्म्स ऑफ नोन वैल्यू, k1 इज VS, k1 की वैल्यू एक्चुअल वैल्यू नोन निकल आई, टॉ RC आ गया, k1 VS आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, दो आ गई, अब k2 की वैल्यू रह गई है बहरहाल। लेकिन चूंकि जो जनरल एक्सप्रेशन था VT का वो तो था k1 प्लस k2 इंटू ई पावर माइनस टी ओवर टॉ। तो k1 हमने निकाल लिया VS, k2 अभी तक हमने नहीं निकाला, और ये आ गया माइनस टी ओवर टॉ, चूंकि RC था ये RC है। अब बात रह जाती है कि k2 कैसे निकलेगा। ठीक है कि नहीं, उसमें आप ये देखें कि अगर हमें ये मालूम हो कि ये जो वोल्टेज है VT इसकी क्या वैल्यू थी एट टाइम t इक्वल्स टू 0। ये टाइम t इक्वल्स टू 0 आप देखें, याद करें, ये वो टाइम है जब ये स्विचिंग ऑपरेशन परफॉर्म हुआ था। ठीक है,
वो जो एक्चुअल सर्किट था उसमें जब हमने स्विचिंग ऑपरेशन परफॉर्म किया था, इस सर्किट में, उस टाइम पे जो कैपेसिटर की जो वोल्टेज की वैल्यू थी वो वीटी की वैल्यू थी। मतलब अगर आपको वो जो सर्किट है वो याद हो, वो बेसिकली सर्किट ये था ना, गो टू द बैक पेज, इधर हम आते हैं। तो प्लस माइनस वी एस ये था, ये था, और यहाँ रजिस्टर था, और इधर ये हमारे पास ये था। ठीक है, टाइम टी इक्वल्स टू 0 पे ये हुआ था, स्विच ऑन हुआ था। ये आर है और ये सी है, ये नोड वोल्टेज है। अब जाहिर बात है ये जो वी टी है ऑल द टाइम दिस इज इक्वल टू वी सी टी, जो कैपेसिटर की वोल्टेज है वही नोड वोल्टेज है। टाइम टी 0 पे वी टी की वही वैल्यू होगी जो कैपेसिटर की इनिशियल वोल्टेज होगी। मतलब कि जब आपने स्विचिंग ऑपरेशन परफॉर्म किया है, ठीक है, परफॉर्म करने से जरा सा पहले जो कैपेसिटर की वोल्टेज थी, मतलब कि ये जो कॉन्फ़िगरेशन थी सर्किट की जिसमें अभी ये दोनों टर्मिनल्स आपस में कनेक्ट नहीं हुए थे, उस वक्त जो कैपेसिटर की वोल्टेज थी, वट एवर दैट वोल्टेज वॉज, ठीक है कि नहीं, आप उस वोल्टेज को कह सकते हैं वी सी, और आगे लिख सकते हैं जीरो माइनस। जीरो माइनस का मतलब क्या है? जीरो माइनस का मतलब कि जस्ट बिफोर द स्विचिंग ऑपरेशन, जस्ट बिफोर टाइम टी जीरो, जस्ट बिफोर द स्विचिंग ऑपरेशन जो कैपेसिटर की वोल्टेज थी वो अगर आपको मालूम हो। अब चूंकि कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो सडनली चेंज नहीं हो सकती, ठीक है कि नहीं। जब टाइम टी जीरो आएगा, स्विच क्लोज होगा, तो अब टाइम टी जीरो के जरा सा बाद, जिसको आप वीसी जीरो प्लस कह सकते हैं, ये वैल्यू और ये वैल्यू ये दोनों वीसी जीरो के इक्वल होंगे बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूटी ऑफ द कैपेसिटर वोल्टेज। क्योंकि कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो सडनली चेंज नहीं हो सकती। जो कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज थी जस्ट बिफोर द स्विचिंग ऑपरेशन, वही वोल्टेज कैपेसिटर के अक्रॉस होगी एट द टाइम ऑफ स्विचिंग ऑपरेशन। जब आपने स्विच ऑन कर दिया उस वक्त जो कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो वही होगी जो जस्ट बिफोर द स्विचिंग ऑपरेशन थी। दिस इज बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूटी ऑफ वोल्टेज। ठीक है, तो अब अगर हम ये एज्यूम करें कि स्विचिंग ऑपरेशन से पहले कैपेसिटर अनचार्ज था, उस पर कोई चार्ज एक्यूमुलेटेड नहीं था, इसका मतलब ये होगा कि जब आपने स्विच ऑन किया है तो जो कि चार्ज कैपेसिटर अनचार्ज था, जब आपने स्विच ऑन किया तो वी सी जीरो वॉज जीरो, क्योंकि कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है दैट इज प्रोपोर्शनल टू चार्ज। अगर चार्ज ही जीरो है तो वोल्टेज भी जीरो होगी। अगर आपको ये बात मालूम हो, अगर आपको ये बता दे कि बिफोर द स्विचिंग, जस्ट बिफोर द स्विचिंग ऑपरेशन द कैपेसिटर वाज कंप्लीटली अनचार्ज, तो इसका मतलब है कि जो इनिशियल वैल्यू होगी कैपेसिटर की वोल्टेज की है टाइम टी जीरो, वो जीरो होगी। तो अगर इनिशियल वैल्यू जीरो हो तो फिर आप ये इसको कहते हैं इनिशियल कंडीशन। इस इनिशियल कंडीशन को यूज करके आप K2 को इवेल्युएट कर सकते हैं। कैसे? अब आप यहां अगर जीरो पुट करें और चूंकि कैपेसिटी क्रॉस वोल्टेज जीरो होगी तो वीटी भी जीरो होगी। क्यों? क्योंकि वीटी इन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल इज इक्वल टू वीसीटी। ठीक, तो वी जीरो फर्स्ट ऑफ ऑल इज इक्वल टू वी एस प्लस K2 टाइम्स ई पावर माइनस जीरो, जीरो ओवर आर सी, ये वन हो जाएगा। और वी जीरो चूंकि जीरो तो जीरो विल बी इक्वल टू वी एस प्लस K2, और यहां से दिस इंप्लाइज K2 विल बी इक्वल टू माइनस वी एस। तो हमारे पास K2 का आंसर भी आ गया। अब अगर कैपेसिटर जो है उसके क्रॉस जो वोल्टेज थी जस्ट बिफोर द स्विचिंग ऑपरेशन वो अगर जीरो ना होती, वो कोई भी और वैल्यू होती, लेट्स कॉल इट वी नॉट, तो फिर यहां आप जीरो की जगह वी नॉट पुट करते, तो फिर K2 की वैल्यू आनी थी वी नॉट माइनस वी एस। फिर K2 की वैल्यू आ जानी थी वी नॉट माइनस वी एस। ठीक है, तो बार अभी हम एज्यूम करते हैं कि ये वी नॉट जीरो है, तो K2 की वैल्यू हमारे पास माइनस वी एस आ गई है। तो ये वैल्यू दोबारा अगर आप यहां सब्स्टिट्यूट करें, सब्स्टिट्यूट बैक इनटू द ओरिजिनल एक्सप्रेशन, और फाइनली जो हमारे पास Vt का एक्सप्रेशन आता है वो आता है वी एस, अब K80 की जगह माइनस वी एस टाइम्स ई पावर माइनस टी ओवर आर सी।
ये हमारे पास एक्सप्रेशन आता है। तो अब अगर आप इसका ग्राफ प्लॉट करें, वीटी का ग्राफ प्लॉट करें वर्सेस टाइम, अगर आप वीटी का ग्राफ प्लॉट करें वर्सेस टाइम, वो आपको बस इस किस्म का ग्राफ है। ये है वी एस, ठीक है। अच्छा, कुछ थोड़ी सी बात हम डिस्कस कर लेते हैं, वो जनरल सॉल्यूशन से रिलेटेड ही। एक छोटा सा पॉइंट रह गया था डिस्कस करने वाला, वो ये था कि हमने कहा था ना कि एक्स टी, जनरल सॉल्यूशन एक्स टी इज इक्वल टू के वन प्लस के टू ई पावर माइनस टी ओवर टॉ। हमने कहा था कि ये जो के वन है ये स्टेडी स्टेट सॉल्यूशन, इसको स्टेडी स्टेट सॉल्यूशन इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर आप गौर करें ना, अगर मैं कहूँ कि एस टी अप्रोचेज इन्फिनिटी, अगर टी की वैल्यू बहुत बड़ी हो जाए, बहुत देर तक, बहुत देर के बाद अगर आप देखो कि एक्स टी की वैल्यू क्या है, तो आप गौर करो एस टी अप्रोचेज इन्फिनिटी, तो ये जो डिकेइंग एक्सपोनेंशियल है के टू ई पावर माइनस टी ओवर टॉ, दिस अप्रोचेज जीरो, क्योंकि एक्सपोनेंशियल टर्म जीरो अप्रोच करती है। तो एस टी अप्रोचेज इन्फिनिटी, जो एक्स इन्फिनिटी की वैल्यू है, अगर आप टी की जगह इन्फिनिटी पुट कर दें, अगर आप टी की जगह इन्फिनिटी पुट कर दें, तो एक्स ऑफ इन्फिनिटी जो है इट इज बेसिकली के वन, ये टर्म तो जीरो हो जाएगी। तो स्टेडी स्टेट का मतलब होता है आफ्टर अ लॉन्ग टाइम हैज पास्ड, उसके बाद आप देखते हो कि एक्स टी की वैल्यू क्या है, तो वो एक्स टी की वैल्यू के वन आ जाती है, इसलिए इसको स्टेडी स्टेट सोल्यूशन कहते हैं कि दिस इज द सोल्यूशन, दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स टी आफ्टर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। ठीक है, तो ये एक छोटी सी बात डिस्कस करनी थी। अब ये जो हमने पीछे एग्जाम्पल डिस्कस की, इसमें भी अगर आप देख लें तो हमारे पास ये जो वी टी का एक्सप्रेशन आया है, ये क्या आया है, वी एस माइनस वी एस ई पावर माइनस टी ओवर आर सी। इसमें भी अगर मैं आपको कहूँ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वी एट इन्फिनिटी, तो आप क्या, आपके पास क्या आंसर, आप कहेंगे वी एस, और वो ग्राफ में भी रिफ्लेक्टेड है। आप ये देख लो कि इसका जो ग्राफ है जीरो से स्टार्ट होता है and it reaches this value vs. It never touches it, but this behaves like a horizontal asymptote for this curve. It almost reaches this value as t approaches infinity. ठीक है, तो ये vs जो है ये स्टेडी स्टेट सोल्यूशन, ठीक है। अच्छा, लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ। अच्छा, vt आपके पास आ गया, अगर वैल्यू vt की वैल्यू आपके पास आ गई है, तो फिर आप किसी भी और फिजिकल क्वांटिटी जो है ना, उसको आप डिटरमिन कर सकते हो, उसकी वैल्यू को आप डिटरमिन कर सकते हो। मतलब मिसाल के तौर पे, अब अगर अगर आपके पास वीटी का एक्सप्रेशन आ गया है मिसाल के तौर पे, तो वीटी का एक्सप्रेशन आ गया तो आईसीटी का एक्सप्रेशन भी आ जाएगा। भाई आईसीटी क्या है, आईसीटी इज नथिंग बट सी टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ वीसीटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब चूंकि वीसीटी इज वीटी, तो आप कह सकते हो सी टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ वीटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो आईसीटी का एक्सप्रेशन डिराइव करने के लिए आप क्या करोगे, अब वो जो वीटी का आपने एक्सप्रेशन डिराइव किया उसका आप डेरिवेटिव लोगे, तो आपने वीटी का एक्सप्रेशन क्या डिराइव किया है वो यहाँ प्लग इन कर दो, तो हो जाएगा सी टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ vs minus vs टाइम e पावर माइनस टी ओवर आर सी रिस्पेक्ट टू टाइम। अब आप इसका लो डेरिवेटिव, ये कांस्टेंट टर्म है, ये उड़ गई, तो और ये है माइनस सी वी एस, तो माइनस सी वी एस इंटू डेरिवेटिव ऑफ ई पावर माइनस टी ओवर आर सी रिस्पेक्ट टू टाइम। अब ई पावर माइनस टी ओवर आर सी का डेरिवेटिव क्या होगा, वो होगा ई पावर माइनस टी ओवर आर सी इंटू माइनस वन ओवर आर सी। तो आई सी टी हो जाएगा जी माइनस सी वी एस डेरिवेटिव ऑफ ई पावर माइनस टी ओवर आर सी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये हो जाएगा जी सी वी एस ओवर आर सी इंटू ई पावर माइनस टी ओवर आर सी। ये सी कैंसिल, और वो जो उसका नेगेटिव साइन, इसके नेगेटिव साइन से कैंसिल हो जाएगा, ये सिंपली आ जाएगा वी एस ओवर आर इंटू ई पावर माइनस टी ओवर आर सी, ये आ जाएगा।
अच्छा, अब अगर आप वो आईसीटी, अच्छा आईसीटी अगर आपके पास आ गया, एक बार आईसीटी आ जाए तो आप ये देखेंगे जो एक्चुअल आपका जो सर्किट था उसमें अगर आपको आईसीटी पता चल गया है तो आई आर और आईसीटी तो इक्वल थे ना। हमने जो वो इक्वेशन बनाई थी केसीएल इक्वेशन, हमने कहा था ना कि आई आर वॉज नथिंग इक्वल टू आईसी, जो केसीएल इक्वेशन बनी थी। तो बेसिकली आई आर का एक्सप्रेशन भी यही है, वी एस ओवर आर ई पावर माइनस टी ओवर आर सी। अब अगर आप इसका ग्राफ बनाए ना, वी एस ओवर आर ई पावर माइनस टी ओवर आर सी, आप ये देखिए इसका ग्राफ ऐसा बनेगा, ऐसे। इसकी इनिशियल वैल्यू होगी वी एस ओवर आर, और ये करंट इवेंचुअली डिके करेगा और इवेंचुअली ये करंट जीरो हो जाएगा। अच्छा, जो कैपेसिटर के क्रॉस वो जो नोड वोल्टेज थी वी टी, उसका अगर आप गौर करें उसका ग्राफ ऐसा आ रहा था और ये वी एस वैल्यू थी। करंट का ग्राफ डिके कर रहा है, उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये कि आप वही अगर आप वो सर्किट को देखें दोबारा, वो मैं वही बना रहा हूँ, ये सी है ये आर है। तो जब ये स्विचिंग ऑपरेशन हो गया तो इनिशियली चूंकि स्विचिंग ऑपरेशन से पहले कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज जीरो थी, ठीक है। तो इनिशियली जब स्विच क्लोज हुआ है तो चूंकि कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज सडनली चेंज नहीं होती, एट टाइम टी जीरो कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज जीरो थी, मतलब इट बिहेव लाइक अ शॉर्ट सर्किट हैविंग जीरो वोल्टेज अक्रॉस इट। तो बेसिकली इफेक्टिवली एट टाइम टी जीरो हमारा इफेक्टिवली सर्किट ये था, ये वी एस वोल्टेज, ये प्लस माइनस और ये आई आर। अब आप देखो आई आर किसके इक्वल होगा एट टाइम टी जीरो? वी एस ओवर आर। क्योंकि इफेक्टिवली एट टाइम टी जीरो ये सर्किट था हमारे पास, क्योंकि कैपेसिटर वाज बिहेविंग लाइक अ शॉर्ट सर्किट, क्योंकि उसके क्रॉस वोल्टेज जीरो थी, क्योंकि उसकी वोल्टेज सडनली चेंज नहीं होती। और ये बात रिफ्लेक्टेड है आई आर के एक्सप्रेशन में। आई आर क्या है? वो है वी एस ओवर आर ई ओवर माइनस टी ओवर आर सी। इस एक्सप्रेशन में जरा टी जगह जीरो पुट करें तो आई आर जीरो क्या आ जाएगा? वी एस ओवर आर। वो टी जीरो पे चूंकि इफेक्टिव सर्किट ये है, दैट इज रिफ्लेक्टेड इन दिस एक्सप्रेशन फॉर आई आर। अच्छा, लेकिन जब जब when t approaches infinity, when t approaches infinity, what happens? जो आईसीटी है वो जीरो क्यों हो जाता है? इसलिए क्योंकि इवेंचुअली देन the voltage across the capacitor when the capacitor voltage becomes saturated in the sense कि इवेंचुअली फिर कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो वीएस के इक्वल हो जाती है। आप देख रहे हैं इसका जो ग्राफ था वीसीटी का ग्राफ वो ये था, इट बिकम्स इक्वल टू वीएस एट इंफिनिटी। तो जब कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज भी वीएस हो गई है, ये वीसीटी बिकम्स वीएस एट इंफिनिटी, ये भी वीएस ये भी वीएस, तो आर के अक्रॉस तो पोटेंशियल ड्रॉप जीरो हो जाएगा। जब आर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप जीरो है तो आई आर भी जीरो हो जाएगा, ठीक है, विच इज रिफ्लेक्टेड है। अगर आप यहां आई आर टी में टी की जगह इंफिनिटी पुट करें, आंसर जीरो है। तो ये सारी चीजें आपस में कनेक्टेड हैं। तो एट टाइम टी जीरो कैपेसिटर बिहेव्स like a short circuit, and at time t equals to infinity the capacitor behaves like an open circuit। ये इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, अब ये थी आरसी की। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं आरएल सर्किट की, देन वी आर डन फॉर टुडे। आरएल सर्किट में अब ये है कि अगेन उसी तरह का, मैं मार्कर चेंज कर लूं, प्लस माइनस, ये है रेजिस्टर, नाउ वी हैव एन इंडक्टर, यस। और अब आई एम इंटरेस्टेड इन दी करंट फ्लोइंग थ्रू द इंडक्टर, ठीक है। इसके क्रॉस जो वोल्टेज है इसको आप वी आर कह दें, ठीक है, वी आर टी कह दें, ठीक है। ये आपका हो गया, ये इसने मूव करके इधर आना है एट टाइम टी जीरो, ठीक है। ये अगेन यहाँ वी एस है।
Now I'm interested in this current IT, current I. पिछले एग्जाम्पल में आई वॉज इंटरेस्टेड इन द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर, और इस एग्जाम्पल में आई एम इंटरेस्टेड इन द करंट फ्लोइंग थ्रू द इंडक्टर. अच्छा, ये जो चॉइस है, मतलब मैंने जो कैपेसिटर वाला सर्किट था उसमें मैंने वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर को इसलिए देखा क्योंकि अगर मैं वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर यूज करूं और मैं केसीएल अप्लाई करूं सिंपली, तो मेरे पास डायरेक्टली एक डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई. ठीक है, अगर मैं क्या कहते हैं केवीएल लगाता तो मेरे पास डायरेक्टली डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं आनी थी. पहले मेरे पास एक इंटीग्रल इक्वेशन आनी थी, उसका आप डेरिवेटिव लेते तो फिर जाकर के डिफरेंशियल इक्वेशन आनी थी. तो इसलिए होता ये कि कैपेसिटी अक्रॉस जो वोल्टेज है, ठीक है, उसकी उस अगर उसको एनालाइज किया जाए तो आगे बाद डायरेक्टली डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाती है, जैसे केसीएल लगा के. और यहाँ अगर इंडक्टर के थ्रू जो करंट है उसको एनालाइज किया जाए और केवीएल लगाया जाए तो आगे बाद डायरेक्टली डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाती है. लेट मी टेल यू व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. मैं अभी आपको बताता हूँ. जैसे मिसाल के तौर पे ये आपके पास सर्किट है. अब इसमें अगर मैं आपसे कहूँ ओके आई वांट a differential equation involving IT. What I can do? Apply KVL on this single loop. याद रखें ये दोनों केसेस मैंने एक सिंगल लूप सर्किट यूज किया है. मोर कॉम्प्लिकेटेड सर्किट जो है वो अभी आगे आएंगे. लेट अस अप्लाई KVL on this. Start from here. Minus VS, ठीक है, प्लस VR, और इसकी जो वोल्टेज अक्रॉस उसको आप VL कह दें. तो प्लस VL इज इक्वल टू 0. सिंपल हो. अच्छा, और अब मैं VS को उठा के उस तरफ भी ले जा सकता हूं, तो लेट मी ब्रिंग VS हियर. ठीक है. अच्छा, अब ये जो करंट IT है, ऑफ कोर्स ये मैं इक्वेशन अप्लाई कर रहा हूं आफ्टर द स्विचिंग ऑपरेशन. मैंने एज्यूम किया कि T0 पे स्विच ने सर्किट को क्लोज कर दिया, और ये जो नई सर्किट कॉन्फ़िगरेशन है आफ्टर द स्विचिंग ऑपरेशन, इसको मैं एनालाइज कर रहा हूं. तो मैंने KVL अप्लाई किया. अमूमन कैपेसिटर के लिए अमूमन जो सिंगल लूप सर्किट्स हैं उनमें जो आरसी सर्किट्स हैं उनमें अमूमन केसीएल अप्लाई होता है, और जो सिंगल लूप आरएल सर्किट्स हैं जिसमें इंडक्टर यूज होता है उनके लिए आप केवीएल अप्लाई करते हो, तो आपके डायरेक्टली डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाती है. ये बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा तरीका है. ऑफ कोर्स सिंगल लूप सर्किट में तो यही बात अप्लाई होती है. ये मैंने दोनों सर्किट आपसे डिस्कस किए सिंगल लूप सर्किट पे. अभी मोर कॉम्प्लिकेटेड सर्किट हम अगले लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे. अच्छा, वी आर प्लस वी सी इक्वल्स टू वी एस. अब चूंकि सेम करंट आईटी मैं अज्यूम करूँ यही आईटी यहां से इधर आ रहा है, यही आईटी यहां से इधर आ रहा है, सेम करंट आईटी. तो वी आर की जगह मैं पैसिव साइन कन्वेंशन के थ्रू मैं सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं आई टी इंटू आर, और प्लस वी एल की जगह हमें पता है कि इंडक्टर करंट और इंडक्टर वोल्टेज में क्या रिलेशनशिप है. वी एल टी इज नथिंग बट द इंडक्टेंस एल टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ आई टी विद रिस्पेक्ट टू टाइम. सिंपल एज दैट. ठीक है. इसको अगर हम यूज करें तो ये वी एल की जगह क्या आ जाएगा, ये वी एल है, वी सी नहीं है, वी एल. ये भी वी एल है. तो वी एल की जगह हम पुट, और चूंकि यहां भी करंट पॉजिटिव से एंटर हो रहा है, यहां भी करंट पॉजिटिव टर्मिनल से एंटर हो रहा है, तो पैसिव साइन कन्वेंशन की वजह से कोई नेगेटिव साइन नहीं आएगा. तो वी एल विल बी सिंपली रिप्लेस बाय एल टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ आई टी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इक्वल्स टू वी एस. ठीक है. अब इन इक्वेशंस को अगर आप रीअरेंज करें, इफ यू रीअरेंज दीज इक्वेशंस, तो ये हमारे पास आ जाता है. इवेंचुअली हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी, वो आएगी डेरिवेटिव ऑफ आई टी विद रिस्पेक्ट टू टाइम प्लस आर ओवर एल आई टी इक्वल्स टू वी एस ओवर एल. ये आपके पास आ गया. ठीक है. अगेन अब ये उस फॉर्म में है, डेरिवेटिव ऑफ एक्स टी विद रिस्पेक्ट टू टाइम प्लस ए टाइम्स एक्स टी इक्वल्स टू एफ टी. बिल्कुल उस फॉर्म के अंदर है. ठीक है. ए आपका आर ओवर एल है, एफ टी आपका वी एस ओवर एल है. अब वो अगेन यहाँ से बाय इंस्पेक्शन भी अगर मैं देखूँ तो टॉ चूंकि 1 ओवर ए होता था, तो यहाँ ए चूंकि आर ओवर एल है तो टॉ आ जाएगा एल ओवर आर. एज सिंपल एज दैट. ठीक है. ये बाय इंस्पेक्शन भी टॉ आ जाता है बाहर, लेकिन हम वो फॉर्मली कर लेते हैं ना उसे. तो हमें मालूम है कि चूंकि इन जनरल एक्स टी जो है उसका एक्सप्रेशन क्या होता था, वो होता था के वन प्लस के टू टाइम्स ई पावर माइनस टी ओवर टॉ. तो हम ये कहेंगे ओके, चूंकि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन जो है फर्स्ट ऑर्डर ये उसी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो वी कैन सेफली से दैट आई टी विल आल्सो बी इन दिस फॉर्म. आई टी विल बी इक्वल टू के वन प्लस सम कांस्टेंट के टू टाइम्स ई पावर माइनस टी ओवर टॉ.
हमने K1 K2 और टॉ की वैल्यूज निकालनी है। तो अगर हम वही वाला सारा कुछ प्रोसीजर करें अडॉप्ट, कि हम IT का एक्सप्रेशन इसमें सब्स्टिट्यूट करें, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड जो है उनके एक्सपोनेंशियल टर्म्स और कांस्टेंट टर्म्स जो हैं उनको आपस में मैच करें, कांस्टेंट टर्म्स जो हैं लेफ्ट और राइट साइड पर उनको इक्वेट करें, और एक्सपोनेंशियल टर्म का जो कोफिशिएंट है उसको जीरो पुट कर दें, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह कैपेसिटर वाले सर्किट में हमने किया था। तो मैं आपको ये बता देता हूं कि आपके पास डायरेक्टली आंसर क्या आएगा। आपके पास जो K1 की वैल्यू आएगी वो आएगी VS/R। आपके पास टॉ की वैल्यू आएगी वही जो मैंने अभी आपको बताई थी, L/R। और K2, अच्छा K2 के केस में अगेन अब हमें इनिशियल कंडीशन चाहिए। देखें अगर आपके पास K1 और टॉ, वो तो सिंपली आ जाएंगे ये IT के एक्सप्रेशन में इक्वेशन में पुट करके, एक्सपोनेंशियल टर्म के कोफिशिएंट को जीरो पुट करके, और लेफ्ट और राइट हैंड कॉन्स्टेंट्स को इक्वेट करके K1 और टॉ तो वहां से आ जाएंगे। K2 के लिए क्या करेंगे, अब देखें ना K1 और टॉ तो आपके पास आ गए, तो हमारे पास IT क्या आ रहा है, हमारे पास IT ये आ रहा है, IT अभी जो आ रहा है वो आ रहा है जी VS/R प्लस K2 इंटू ई पावर माइनस T ओवर टॉ। अब टॉ चूंकि L/R है और टॉ डिनोमिनेटर में है तो वो बेसिकली R/L हो जाएगा। तो आप इसको सिंपली ये भी कह सकते हैं E पावर माइनस R/LT। ये आ गया। K2 निकालने के लिए अगेन हमें इनिशियल कंडीशन चाहिए, हम वी नीड टू नो कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द करंट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I एट जीरो, क्वेश्चन मार्क। तो अगेन उसमें अगर हम ये अज्यूम करें, ये जो आपका जो एक्चुअल जो सर्किट है, हाँ इस सर्किट की अगर हम बात करें तो इसमें आप ये देखें, इसमें अगर आप ये अज्यूम करो कि आपका जो इंडक्टर है अगर वो स्विचिंग ऑपरेशन से पहले उसकी मैग्नेटिक फील्ड में कोई एनर्जी स्टोर नहीं हुई हुई थी, अगर स्विचिंग ऑपरेशन से पहले इंडक्टर जो है उसमें कोई एनर्जी स्टोर नहीं हुई हुई थी, तो इसका मतलब है कि जब आप स्विचिंग ऑपरेशन अप्लाई करोगे तो उसके नतीजे में इंडक्टर में से जीरो करंट फ्लो कर रहा हो। इसके बरक्स अगर इंडक्टर में कोई एनर्जी स्टोर्ड थी, ठीक है, इंडक्टर में कोई एनर्जी स्टोर्ड अगर हुई भी थी, तो फिर जब आपने स्विचिंग ऑपरेशन अप्लाई किया तो उसके नतीजे में सडनली इसमें से कोई करंट फ्लो कर रहा होगा, और ये करंट बेसिकली बिल्कुल वही होगा, ये वही करंट होगा बेसिकली जो इसमें से फ्लो कर रहा था जब इस स्विचिंग ऑपरेशन से पहले ये इंडक्टर चार्ज अप हुआ था। मिसाल के तौर पे मैं अब आपको इसको एक एग्जांपल से समझाता हूं कि लेट्स सपोज अगर मैं इस पॉइंट को समझाना बड़ा जरूरी है। लेट्स सपोज ये इस किस्म का हिसाब किताब था कि जिसमें लेट्स सपोज अगर इस तरह का केस था कि जिसमें टाइम t इज इक्वल टू जीरो से पहले ये आपके पास पूरा का पूरा जो इंडक्टर था, ये सर्किट पूरी अपनी स्टेडी स्टेट हालत में था। लेट्स सपोज ये जो डीसी सोर्स है इसको इस तरह यूज कर लेते हैं ना, इसको ये प्लस माइनस Vs, इसको Vs प्राइम कह दें, ये R प्राइम, ये R है और ये Vs। तो लेट्स सपोज कि टाइम t जीरो से पहले जो स्विच था उसकी स्टेट ये थी और ये सर्किट अपनी स्टेडी स्टेट में था, इसमें से कांस्टेंट करंट फ्लो कर रहा था। तो इसका मतलब है कि जो इंडक्टर है उसमें उसके मैग्नेटिक फील्ड में कोई एनर्जी स्टोर थी, ठीक है। अब इसमें देखो करंट फ्लो कर रहा था। अब टाइम t जीरो पे हुआ ये कि ये स्विच यहां से इधर हो गया, ऐसे मूव करते हुए इधर आ गया। अब इस स्विचिंग ऑपरेशन के नतीजे में जो नई सर्किट कॉन्फ़िगरेशन है उसमें जो एट दैट मोमेंट जब स्विच इस तरफ क्लोज किया आपने, उस मोमेंट पे जो इंडक्टर में से करंट फ्लो कर रहा होगा वो सडनली चेंज नहीं होगा, वो वही फ्लो कर रहा होगा जो स्विचिंग ऑपरेशन से जरा सा पहले था। इसको हम कहते हैं कि IL जीरो माइनस इज इक्वल टू IL जीरो प्लस इज इक्वल टू IL जीरो, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूटी ऑफ करंट थ्रू द इंडक्टर। कैपेसिटर के केस में कंटिन्यूटी ऑफ वोल्टेज होती है,
इंडक्टर के केस में कंटिन्यूटी ऑफ करंट होती है। अच्छा, लेकिन जो हमने अभी सर्किट पढ़ा था उसमें बाहर तो नहीं नजर लग रहा था कि देखें वहां तो जब स्विचिंग ऑपरेशन नहीं हुआ तो उससे पहले तो इंडक्टर जो था वो एक ओपन सर्किट का हिस्सा था ना, तो हम ये ज्यूम कर सकते हैं कि इंडक्टर जो है वो इट वाज नॉट स्टोरिंग एनी एनर्जी इन इट्स मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका मतलब है कि स्विचिंग ऑपरेशन से पहले इंडक्टर में से करंट जीरो फ्लो कर रहा था। इसका मतलब कि जब आपने स्विचिंग ऑपरेशन किया तो एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो इंडक्टर में से जीरो करंट ही फ्लो कर रहा था, क्योंकि इंडक्टर में से करंट सडनली चेंज नहीं हो सकता। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, याद रखने वाली। तो वी कैन सेफली अज्यूम कि अगर टाइम जस्ट बिफोर स्विचिंग ऑपरेशन अगर इंडक्टर में से जीरो करंट फ्लो कर रहा था, तो वंस यू अप्लाई द स्विचिंग ऑपरेशन एट टाइम टी जीरो करंट जीरो ही फ्लो कर रहा हो। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ दिस हमारे पास अब एक इनिशियल कंडीशन भी आ गई। तो हमारे पास जो था आई टी उसका एक्सप्रेशन था वी एस ओवर आर प्लस के टू ई पावर माइनस आर ओवर एल टी। और हमने अभी ये देख लिया है कि इंडक्टर में से जो करंट फ्लो कर रहा है एट जीरो वो जीरो है। दिस इंप्लाइज जीरो इज इक्वल टू डी एस ओवर आर प्लस ये खाली के टू आ जाए क्योंकि एक्सपोनेंशियल जो है वो टी जीरो पे वन, यहाँ से के टू की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी माइनस वी एस ओवर आर। ठीक है, के टू हमारे पास आया था माइनस वी वी, तो इसको हम अगर आप सब्स्टिट्यूट करें बैक तो हमारे पास करंट का एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब इन सर्किट्स को हम इन फर्दर डिटेल और एनालाइज करेंगे। इसमें कुछ चीज़ें हैं, हमें ये देखना पड़ेगा कि हम ये देखेंगे कि जब स्विचिंग ऑपरेशन होता है, स्विचिंग ऑपरेशन से पहले किस किस्म की सर्किट कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, और स्विचिंग ऑपरेशन के बाद अभी हमने स्विचिंग ऑपरेशन के बाद जो हमारे पास एक नई सर्किट कॉन्फ़िगरेशन आती है, हमने अभी सिर्फ उसको एनालाइज किया है, वो भी सिर्फ सिंगल लूप सर्किट्स के कॉन्टेक्स्ट में, बोथ आर एन एंड आर सी। लेकिन वो जो इनिशियल कंडीशन है कि जी व्हेन यू अप्लाई द स्विचिंग ऑपरेशन, तो इनिशियली टाइम टी जीरो पे कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज क्या थी और इंडक्टर में से कितना करंट फ्लो कर रहा था, ये एक्चुअली डिटरमिन करना कैसे है इसकी डिटेल्स अभी हम अगले लेक्चर में देखेंगे। अभी तो मैंने सिर्फ बता दिया है ना कि हम ये ज्यूम कर लेते हैं कि इनिशियली कैपेसिटर वाज अनचार्ज, तो टाइम टी जीरो पे उसके क्रॉस वोल्टेज जीरो थी, और इनिशियली इंडक्टर वाज आल्सो नॉट स्टोरिंग एनी एनर्जी इन इट्स मैग्नेटिक फील्ड, तो उसमें से जीरो करंट फ्लो कर रहा था। अभी तो मैं आपको ये जिसे कहते हैं आपको जिसे कहते हैं इंफॉर्मेशन आपको डायरेक्टली दे दी। लेकिन कल हम जो क्वेश्चंस करेंगे इंशाल्लाह उसमें हम ये देखेंगे कि स्विचिंग ऑपरेशन से पहले जो आपके पास सर्किट कॉन्फ़िगरेशन होती है, वो जो सर्किट कॉन्फ़िगरेशन है उसको भी आपको एनालाइज करना होता है, क्योंकि उस सर्किट कॉन्फ़िगरेशन को जब आप एनालाइज करते हो तो फिर आपको पता चलता है कि जब आपने स्विच अप्लाई किया है तो उस वक्त कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज क्या थी और इंडक्टर में से कितना करंट फ्लो कर रहा था। क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि हमेशा ही कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज जीरो होगी और इंडक्टर में से करंट जीरो फ्लो कर रहा होगा व्हेन यू अप्लाई द स्विचिंग ऑपरेशन, जरूरी नहीं है। स्विचिंग ऑपरेशन अप्लाई करने से पहले जो कॉन्फ़िगरेशन है सर्किट की वो किसी किस्म की भी हो सकती है। अब जैसे ये जो हमने दोनों केसेस डिस्कस किए थे, इनमें तो स्विचिंग ऑपरेशन अप्लाई करने से पहले हमारे पास जो सर्किट कॉन्फ़िगरेशन थी वो तो एक ओपन सर्किट था, लेकिन जरूरी नहीं कि ऐसा हो। ठीक है कि नहीं, तो ये डिटेल्स हम कल इंशाल्लाह देखेंगे। ठीक है, तो भाई हमारे पास जो आई का एक्सप्रेशन आता है फाइनली ये आता है बी एस ओवर आर माइनस वी एस ओवर आर इंटू ई पावर माइनस आर ओवर एल टी। ठीक है, ये हमारे पास है। तो ये हमने सिंगल लूप आर एल और आर सी सर्किट जो है इनके ट्रांजिएंट एनालिसिस कर लिए, सिंगल लूप, बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड, और वो भी ऐसे जिनमें स्विचिंग ऑपरेशन अप्लाई करने से पहले जो हमारे पास सर्किट कॉन्फ़िगरेशन है वो बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, एक ओपन सर्किट है कि जिसमें ना तो इंडक्टर में से कोई करंट फ्लो कर रहा है और ना ही कैपेसिटर के क्रॉस को वोल्टेज डेवलप हुई। कल हम इसको थोड़ा सा और थोड़े और कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स पढ़ेंगे जिनमें स्विचिंग ऑपरेशन अप्लाई करने से पहले भी एक सर्किट कॉन्फ़िगरेशन होगी जो कि क्लोज सर्किट होगा, और स्विचिंग ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद जो नई सर्किट कॉन्फ़िगरेशन आएगी वो भी एक क्लोज सर्किट होगा। तो ये दोनों तरह के जो सर्किट्स हैं
वो सर्किट कॉन्फ़िगरेशन जो स्विचिंग ऑपरेशन अप्लाई करने से पहले थी उसको भी एनालाइज करेंगे, और फिर जब स्विचिंग ऑपरेशन अप्लाई होता है और उसके नतीजे में जो नई सर्किट कॉन्फ़िगरेशन आती है उसको भी हमें एनालाइज करना पड़ेगा। तो दोनों को हमें देखना पड़ेगा। वो सर्किट कॉन्फ़िगरेशन जो स्विचिंग ऑपरेशन अप्लाई करने से पहले होती है उसको एनालाइज करना इसलिए जरूरी होता है ताकि हमें यह पता चल सके कि जब हमने स्विचिंग ऑपरेशन अप्लाई किया है तो इनिशियली कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज क्या थी और इंडक्टर में से करंट कितना फ्लो कर रहा था। तो ये जो इनिशियल वैल्यूज हैं कैपेसिटर के वोल्टेज की और इंडक्टर के करंट की, ये इनिशियल वैल्यूज डिटरमिन करने के लिए हमें उस सर्किट कॉन्फ़िगरेशन को एनालाइज करना पड़ता है जो कि स्विचिंग ऑपरेशन से पहले एग्जिस्ट कर रही होती है। फिर जब आप स्विचिंग ऑपरेशन अप्लाई कर देते हो, वो जो नया सर्किट कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास आता है उसमें फिर आप ट्रांजिएंट एनालिसिस अप्लाई करते हो। उसमें फिर आप केसीएल, केवीएल या नोडल एनालिसिस या मैश या लूप एनालिसिस, जो भी आपने सर्किट एनालिसिस टेक्निक पीछे डिस्कस की थी, वो सब अब जैसे कहते हैं हम यूज करेंगे आगे आगे जो हम एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे कल भी और अगले भी 2 लेक्चर्स में फ्यूचर। ठीक है, तो इसी के साथ मैं इस लेक्चर को खत्म करता हूं। मुझे उम्मीद है कि आपको जो सिंगल लूप आरएल और आरसी सर्किट्स हैं उनके जो सिंपल सर्किट जो ट्रांजिट एनालिसिस हैं उनकी समझ आई। शुक्रिया।